एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 1 ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स। सो ऑल ऑफ यू वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड अगर आप क्लास 12th में हो तब आप ये चैप्टर पढ़े हो, इधर आप सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एनसीईआरटी को जो है रेफर कर रही हो, तो ये जो हमारा चैप्टर है हिस्ट्री का क्लास 12th का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टुडे आई बी टीचिंग यू दिस एंटायर चैप्टर। और टीचिंग से मतलब ये मत समझना कि भाई अब ये हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ते पढ़ते इस क्लास में तुम्हें नींद आने वाली है, तुम सोने वाले हो, बोर हो जाओगे और एंटायर वीडियो देखने के बाद तुम्हें ऐसा लगेगा यार मुझे कुछ समझ में नहीं आया। नहीं नहीं नहीं, इफ आई एम टीचिंग यू दिस चैप्टर, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, मार्क माई वर्ड्स, आप इस चैप्टर को पढ़ते हुए बिल्कुल बोर नहीं होने वाले हो। ठीक है, हाँ कई बच्चों को लगती है हिस्ट्री बोरिंग, कई बार हो भी जाती है बोरिंग, इतने सारे टेक्स्ट देख के हमें समझ में नहीं आ रहा होता यार कितनी तो लिखा हुआ है इस बुक के अंदर, समझ में कुछ आ नहीं रहा है। तो ये सब की टेंशन नहीं लेनी। अगर मेरे चैनल पे आ गए हो ना, हिस्ट्री तुम्हें सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा, बिकॉज मैं ऐसे पढ़ाऊंगी जैसे हम पहुंच चुके हैं भैया पुराने जमाने के अंदर और देख रहे हैं चीजों को अपनी आंखों से। ओके, तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में, बिल्कुल बिना बोरिंग वे में पढ़ने को तैयार हो जाओ हमारा हिस्ट्री सब्जेक्ट। ओके, तो शुरू करेंगे हम अपने चैप्टर से। तो अगर आप क्लास 12 की ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो तो गाइस मैं सिर्फ हिस्ट्री नहीं पढ़ाती हूँ, मैं ह्यूमैनिटीज के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ अपने चैनल पे, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, सोशियोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, या फिर आप लोगों का जो है फिजिकल एजुकेशन अगर आपने ऑप्ट कर रखा है सर ऑप्शनल, तो वो भी पढ़ाती हूँ और इंग्लिश भी पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो तुम्हारे लिए एवरीथिंग इज कवर्ड ऑन दिस सिंगल चैनल। तो जस्ट हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक दिस वीडियो। एंड हम शुरू करते हैं अपने पहले चैप्टर से, ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स। ब्रिक्स मतलब ईंटे, बीड्स मतलब जैसे मालाएं पहनते हैं तो उनमें जो बीड्स लगे होते हैं वो मोती जो होते हैं, एंड बोन्स मतलब हड्डियां। इसमें हम क्या पढ़ने वाले इस चैप्टर में गाइस? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, हमारे इंडिया की सिविलाइजेशन के बारे में। सिविलाइजेशन मतलब जो लोग हैं ना, अब हम कौन है? हम इंडियन सिविलाइजेशन, हम इंडिया के रहने वाले लोग हैं, तो हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों के बारे में पढ़ेंगे। और ये अभी के समय के लोग नहीं है, बहुत 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 पुराने जमाने की जो है सिविलाइजेशन के बारे में चैप्टर में हम पढ़ने वाले। पता है तुम्हारे को, जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप नेट पे हिस्ट्री सर्च करोगे ना, तो तुम्हें अगर इमेजेस वाले सेक्शन में जाओगे तो कहीं इजिप्ट का पिरामिड दिखाएंगे और ऐसी चीजें दिखाएंगे आप लोगों को, कोई स्टैचू है, कोई स्कल्पचर है बहुत एंशिएंट टाइम का। तो ऐसा ही गाइस पहले लोगों को लगता था कि इजिप्ट, मेसोपोटामिया जो आप 11 में पढ़ के आए हो, वो ही एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं, क्योंकि हमारे इंडिया की जो ये एंशिएंट सिविलाइजेशन है हड़प्पा, जिसके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, वो डिस्कवर ही नहीं हुई थी। पता है तुम्हारे को? फिर एक समय ऐसा आया कि हमारे यहाँ पे कौन से रीजन के अंदर, मैं मैप में आपको दिखाती हूँ। स्टार्ट हो गया हमारा चैप्टर। ठीक है, तो मैं ऐसे नहीं करती हूँ हाँ रीड करके स्टार्ट करानी हूँ, हो गया स्टार्ट, तभी तो इंटरेस्ट लगेगा आपको। ठीक है, तो ये देखो, ये मैप को ना देखो ध्यान से। तो ये जो एरिया है ना हमारा, जहाँ पे ये हमारी इंडस रिवर बहती हुई जा रही है, अब तो पार्टीशन हो चुका है, तो इसमें हमारा इंडस वाली सिविलाइजेशन का बहुत सारे एरिया, इवन 2 मेजर जो शहर थे हड़प्पा, मोहनजोदारो, वो चले गए हैं पाकिस्तान की साइड पे। ठीक है, और अफगानिस्तान, ये पूरा एरिया, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आज के समय का अगर हम कहें तो ये सारे एरियाज के अंदर यहाँ पे ना हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन नहीं कहना चाहिए, इनफैक्ट हमें कहना चाहिए इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। इंडस वैली क्यों? इसको हिंदी में कहा जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी क्यों? क्योंकि देखो ये इंडस रिवर है, इंडस रिवर को हिंदी में सिंधु रिवर कहते हैं। और बहुत 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 पुराने ज़माने में जो है हमारे इंडिया में हमारे बहुत पूर्वज रहा करते थे, ऐसे स्टाइल में रहते थे, बड़े बड़े बंगले महल बना के, अपने सिटी प्लान स्ट्रक्चर्स बना के, कि जब ये हमारी सिविलाइजेशन हमने खुदाई करके बाहर निकाली तो पूरा वर्ल्ड हक्का बक्का हो गया कि भाई इंडियन सिविलाइजेशन भी इतनी पुरानी है। इससे पहले इन लोगों को लगता था, पूरी दुनिया को ऐसा लगता था कि ये इजिप्ट वाले सबसे पुराने हैं। ठीक है, पुराने मतलब क्या, एंशिएंट है, इनके यहाँ पे बहुत शुरू से बसावट है। अभी कितनी तारीफें आप पढ़ के आए हो 11th में, मेसोपोटामिया की, इन्होंने सिटी कल्चर लेकर आई है, वो याद है? मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, ऐसा माना जाता था बस ये 2 हैं। फिर हमने कहा रे देखो तो सही, फिर हमारी एग्जैक्टिवेशन होनी शुरू होती है लगभग 1920 के समय में, जब ब्रिटिशर हमारे पे राज कर रहे थे। एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट की ने ही ये जो है एग्जैक्टिवेशंस करी थी, और जब वो एग्जैक्टिवेशंस हुई भैया खुदाई चल रही है, कभी ईंटें निकल रही है भाई साहब, कभी निकल रही है सील। सील क्या होती है? ये देखो, ये होती है सील्स। ये होती बहुत छोटी सी है, तुम्हें यहाँ फोटो में लग रहा होगा दैट दिस इज बिग, ये बड़ी है, नहीं भाई बहुत छोटी सी होती है ये सील्स। चलो मिल दी स्लाइड में, तुम PIP में देख लो। ठीक है, तो इस टाइप की जो सील्स हैं वो हमें हड़प्पा से मिलनी शुरू हुई। एक बहुत बड़े आपके जो है आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है क्या, दयाराम साहनी जी। तो मैं सिमरन सहानी हूँ, तो याद रखना, मैं तुम्हें बहुत बड़े हिस्ट्री पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो दयाराम साहनी जी थे, उन्होंने भी बहुत सारी हड़प्पा की ये सील्स ढूंढी, और फिर लोग सोचे भाई कहाँ से निकल रही है, ये बहुत पुराने ज़माने की सील लग रही है। तो तब जब बहुत तरीके से खुदाई हुई और हमें पता चला कि अरे इंडिया के भी जो है, इंडिया के रूट्स कहाँ तक के हैं, बहुत एंशिएंट टाइम तक के हैं, इंडिया में भी इतनी पुरानी सिविलाइजेशन है जिसे हम क्या कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली क्यों कहते हैं? तो इस मैप में आप देख सकते हो, क्योंकि जो ये इंडस रिवर के किनारे पे जितने भी लोग रहा करते थे
उनको हमने कहा इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। और इसे हम हड़प्पा क्यों कहते हैं अगर आप सोच रहे हो, तो जो पहला शहर जब जहाँ पे सबसे पहले खुदाई होनी शुरू हुई और अंदर से हमें निकला, अरे भैया ये क्या निकल रहा है, घर निकल गया ईंटों का बना हुआ, इतनी ज़्यादा नीचे खुदाई करके कहाँ से ईंटों का घर निकल गया, तो तब पता चला ये तो हड़प्पा है। तो हड़प्पा सबसे पहले हमारे को डिस्कवर हुआ था, तो इसलिए हमने इसे इंडस वैली का नाम क्या रख दिया, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी या हड़प्पन कल्चर भी इसे कह दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि तुम इसको पहली बार पढ़े हो, अब भूल गए होगे, 6 साल पहले ऑलमोस्ट समझ लो तुम, क्लास 6 में भी हमने ये हड़प्पा के बारे में पढ़ा था। हम बहुत कुछ पढ़ा था उसके अंदर कि हड़प्पा में कैसे नालियाँ बनी होती थी घरों की, घरों में का स्ट्रक्चर कैसा होता था, लोग गहने किस टाइप के पहनते थे, सब हमने 6th में भी पढ़ा था। अब उसको पूरा डिटेल में आप पढ़ने वाले हो इस चैप्टर में। तो हड़प्पन्स कौन हो गए, दिमाग में सोचो ना, हड़प्पन्स कौन, हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन के लोग कौन है, जो इंडस रिवर के किनारे पे बसे हुए थे। अब हमारे ये जो इंडस वैली की बहुत सारी साइट्स थी, साइट्स को मैं कहूँगी आप लोगों की आसानी के लिए शहर थे बहुत सारे, जैसे कि कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी, धोलावीरा और हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो हो गया, ये बहुत सारे शहर थे इसके। तो एक एक करके आर्कोलॉजिस्ट ने खुदाई करी और अलग अलग शहरों में जाके शहर इनके जो है हमने फिर आइडेंटिफाई कर, भैया यहाँ पे भी हड़प्पन्स रहते थे, यहाँ पे भी रहते थे, यहाँ पे भी रहते थे। और फिर जो है पूरी दुनिया को बताया गया कि इंडिया में भी एंशिएंट सिविलाइजेशन थी। अब जो हम रियल चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब हमारी जो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इसके साथ हमारी दिक्कत एक हुई क्या कि हम जो है ना, इनकी जो सील्स थी उस पर जो कुछ भी लिखा हुआ था या जो भी कुछ जो है हमने जो है खोद के निकाला ज़मीन में से, तो अगर कोई भी रिटन मटेरियल हमें देखा तो हम उसे पढ़ के समझ नहीं पाए। जैसे मेसोपोटामिया का आपने देखा कि उनकी भाषा ये लोग समझ चुके थे, आर्कोलॉजिस्ट लोग, टैबलेट्स निकली थी 11th में पढ़ा, उसमें जो लिखा था हम समझ गए भाई क्या लिखा हुआ है। बट हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ में क्या हुआ इंडिया के, कि जो भी जो है हमने ऐसी चीज़ें निकाली जिसमें कुछ लिख रखा है, हमें दिख रहा है ये भैया लिखी हुई कोई बात है, हम उसे फिर समझ नहीं पाए। बहुत आज तक भैया रिसर्चेस चल रही हैं, आज तक प्रेजेंट डेट तक आर्कोलॉजिस्ट रिसर्च कर रहे हैं कि इनकी जो है ना समझ में आ जाए भाई इन्होंने लिख क्या रखा है। तो अब हम इन्हें जो भी कुछ इनका लिखा है वैसे तो हमें नहीं पहचान सकते कि इनका रहने सहने का तरीका क्या था। तो अब हमारे पास सिर्फ एक जरिया हड़प्पन्स के बारे में जानने का कि जो हम खोद के सामने आता है हमारे सामने, उसी से पहचानते हैं, अरे ये बर्तन निकला, अरे ये ज्वेलरी निकली, अरे ये तो वो है घर किसी का। तो हम उसी से इनके कल्चर के बारे में पता लगाते हैं कि अच्छा पहले ज़माने में ऐसे होता होगा हड़प्पन्स के समय में। बट अगर लिखावट समझ में आ गई ना तो पता नहीं क्या क्या राज पता चल जाएंगे हमारे को। तो अब आप समझ चुके हो। तो यही चीज़ चैप्टर की शुरू होते ही आपको बता रखी है कि जैसे ही हड़प्पा में एग्जैक्यूएशन मतलब जब खुदाई होनी शुरू हुई तो बहुत अलग अलग आर्टिफैक्ट्स निकले। अब आइटम्स नहीं कहेंगे आपकी भैया खुदाई से आइटम निकल रही है, आइटम नहीं, जब पुराने ज़माने की इतनी एंशिएंट चीज़ें निकलती है तो उन्हें आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। तो क्या क्या आर्टिफैक्ट्स निकले थे, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर के हम पूरा एक्सप्लेनेशन को। तो आर्टिफैक्ट्स कैसे निकले थे, वेट्स मतलब कि जो तराजू में रखने के लिए तोलने के लिए वेट्स होते हैं ना, वो पत्थर, ब्रिक्स निकली, इवन ब्लेड्स निकली थी जिससे जो है, और टूल्स ऐसे निकले, शार्प ऑब्जेक्ट्स जिससे ना वो करते कार्विंग करके गहने बना रहे हो, स्टेचू बना रहे हो, ऐसे ऐसे अलग अलग टूल्स निकलने शुरू हुए। और हड़प्पा फर्स्ट साइट थी जो डिस्कवर हुई थी सिविलाइजेशन की, इसलिए हमने इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी हम कह देते हैं। अब टाइम पीरियड क्या है इस सिविलाइजेशन का, कितनी पुरानी है ये, तो ऐसा माना जाता है कि हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन है 2600 से 1900 BCE के टाइम पीरियड के बीच में ये एग्जिस्ट करी, 2600 BCE से 1900 BCE। तो ये बहुत पुराना टाइम पीरियड है। एंड अभी आज के समय पे रिसर्चेस चल के शायद हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन ना इससे भी ज़्यादा पुरानी थी, बट अभी कुछ प्रूफ नहीं हुआ है, हो सकता है आगे चल के हो जाए। तो तुम ये टाइम पीरियड याद रखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन के आगे ना ऐसे बोलो, हड़प्पन सिविलाइजेशन 2600 BCE से 1900 BCE, क्योंकि जब आप ऐसे बोलोगे तो तुम्हें डायरेक्टली ना धीरे धीरे माइंड में सेट हो जाएगा, अलग से तुम्हें ये BCE टाइमलाइंस वगैरह लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हड़प्पन सील जो है वो सबसे डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट था जो आपको यहाँ फिगर में दिख रहा होगा, जो यहाँ से निकला था। इसके निकलने के बाद लोगों को लगा, समझ लो तुम कि भाई ये कुछ तो है अलग, यहाँ कुछ तो है भाई, खोदो पता लगाओ, कुछ तो है यहाँ पे अलग सा। ये सबसे डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट हमारे हड़प्पा में से निकला था, ठीक है। और भी बहुत चीज़ें निकली, जैसे हाउस में से घड़े निकल रहे हैं, मटके निकल रहे हैं, ज्वेलरी निकल रही है, टूल सील्स निकल रही है। और यही चीज़ देखो आपको यहाँ पे लिख रखी है कि जितनी भी इनकी जो हमारी स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट मतलब जो लैंग्वेज है, हम इनकी डिसाइफर मतलब पता नहीं लगा पाए हैं कि क्या लिखा है, तो हम इनके गहने, मटके, घर और जो कुछ भी खोद के आर्टिफैक्ट्स बाहर निकलते हैं उसी में से पहचानते हैं कि भाई ये लोग कैसे थे। ओके जी, चलो अब ये इज इक्वल टू समझ लो इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हम हड़प्पन कल्चर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इंडस वैली का पहला शहर हड़प्पा डिस्कवर हुआ था, ठीक है। अब कल्चर क्या होता है, व्हाट इज कल्चर, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डिफाइन कल्चर, तो कल्चर क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट स्टाइल फाउंड टुगेदर इन अ ज्योग्राफिकल एरिया एंड पीरियड ऑफ टाइम। सपोज करो मैं अभी का हम लोगों का कल्चर कहूँ, हमारा कल्चर क्या है इंडिया का, हम अपना कल्चर कहेंगे भैया हमारे घर में हम क्या खाते पीते हैं, हमारा पहनावा क्या है, डेली बेसिस पे हमारी जेब में मोबाइल भी चलते हैं आजकल, चार्जर बहुत ज़रूरी है। अब आप भैया हम अगर एक्सटिंक्ट हो गए, बहुत आगे चल के खुदाई होकर निकलेगा तो कोई ना कोई फ़ोन भी निकल जाएगा भैया, खुदाई में चार्जर भी निकल जाएंगे, ठीक है। हमारे आजकल के समय की कोई परफ्यूम की बॉटल मिल जाएगी खुदाई करके, बहुत आगे समय में सोचो हम नहीं रहे,
ठीक है। हमारे पे और जो है आगे चल के खुदाई होके पता चलता है कि भाई क्या था, पुराने ज़माने का कल्चर था बहुत बहुत आगे चल के, तो हमारा कल्चर ऐसे होगा। तो कल्चर मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया की, ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया की एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो लोग रहा करते थे उनका रहन सहन का तरीका क्या था, क्या क्या चीज़ें वो अपने रहन सहन के लिए इस्तेमाल करते थे, क्या क्या चीज़ें उनके आसपास में होती थी, उनके घर कैसे होते थे, उनका जो है महल अगर उनके यहाँ पे थे वो कैसे थे, ये सब चीज़ों को बिना के कल्चर बनता है। जैसे हम कहते हैं ब्रिटिश कल्चर, ब्रिटिशर्स का कल्चर, तो उनका कल्चर हमारे से डिफरेंट है ना, ऑब्वियसली। अगर हम कह रहे हैं भैया चाइनीज़ कल्चर, तो उनका कल्चर हमारे से डिफरेंट है, तो उनके घरों में डेली, जैसे जापानीज़ कल्चर मानो तुम, अब जापानियों का घर और इंडियंस का घर कितना डिफरेंट है, उनके घर से वाले पंखे भी मिलेंगे, कीमोनो मिलेगा, ठीक है, हमारे यहाँ से अलग टाइप की चीज़ें मिलेंगी। तो कल्चर मतलब जो भी चीज़ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक पर्टिकुलर एरिया में रहती है उसे हम कल्चर कहते हैं। और अगर हड़प्पा का कल्चर की बात करूँ, मतलब क्या है, जो हमने खुदाई करी तो हड़प्पा की क्या क्या चीज़ें बाहर निकली, आर्टिफैक्ट्स, तो वो हड़प्पा का कल्चर बना। क्या था हड़प्पा का कल्चर, ये देख लो, मैंने सारा रीड करा अभी तुम्हारे सामने। ये सील, आर्टिफैक्ट, स्टोन, टूल्स, ये सब हड़प्पा का कल्चर है। ये देखो, ये फिगर 1.4 देखो, कॉपर के टूल्स निकले हड़प्पा से हमारे, ठीक है। ये बीड, छोटे छोटे, ये बढ़िया बढ़िया बीड्स बनाते थे, देखो उस जमाने के अंदर। ये 2600 BCE, सोच भी नहीं सकते हो तुम कितने पुराने ज़माने की बात है ये, ठीक है। ये देखो, ये इनका वो है वेट्स, ये चर्ट नाम के पत्थर के बने होते थे, चर्ट कहते थे इन्हें, ठीक है। ये देखो, अलग अलग टाइप की चीज़ें इनकी हुआ करती थी, ठीक है। चलो, अब ये जो हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इसको हमने 3 टाइम पीरियड में बांट रखा है। जैसे हम हिस्ट्री को भी बांटते हैं ना, एंशिएंट, मॉडर्न और ऐसे करके, वैसे ही हमने हड़प्पा के टाइम पीरियड को 3 में बांट रखा है। हड़प्पन सिविलाइजेशन एक समय था जब बिल्कुल नॉर्मल सी चलती थी, जैसे गाँव है, गाँव के पास में लोग बसे हुए हैं, और एक समय आया जब हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा ना ऐसे एडवांस हो गई। जैसे तुम दुबई देखते हो, भाई साहब मज़े ही मज़े हैं वहाँ तो, लोगों के क्या मतलब डेवलपमेंट कितना है, मतलब लोगों के मज़े नहीं कहेंगे, डेवलपमेंट कितना है। तो एक समय हमारे हड़प्पा में भी ऐसा आया कि इतना डेवलपमेंट हो गया, तो इसलिए हमने उसको टाइम पीरियड में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो हमारी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो टोटल में चलती है 2600 BCE से 1900 BCE तक, ठीक है। बट अगर हम इसे डिवाइड करना चाहे तो अर्ली हड़प्पन कल्चर रहता है बिफोर 2600 BCE, यानी कि 2600 BCE से भी पहले। ऐसा नहीं है हड़प्पन्स नहीं थे, हड़प्पा के लोग थे, बट उन्हें हम अर्ली हड़प्पन कल्चर में कहते हैं। अर्ली हड़प्पन कल्चर के फीचर्स क्या है आपको नेक्स्ट टॉपिक में पता चलेगा। थोड़े ना गाँव ज़्यादा थे, ज़्यादा जो है बड़े बड़े मकान नहीं बनते थे, सिंपल लिविंग थी, ठीक है। फिर आया हमारा मैच्योर हड़प्पन कल्चर, जिसके बारे में आप पर्टिकुलरली इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो और जिसको हमेशा हम पढ़ते हैं। ये वो समय था जब हड़प्पा बिल्कुल अपनी पीक लेवल पे था। हड़प्पा बोल रही हूँ तो मतलब ये नहीं सिर्फ हड़प्पा है, पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये जितने शहर यहाँ पे मैप पे दिखाऊंगी इन सब की बात हो रही है, ठीक है। तो मैच्योर हड़प्पन कल्चर की टाइमलाइन को ही हम रेफर करते हैं, जो होती है 2600 BCE से 1900 BCE की। और लेट हड़प्पन कल्चर मतलब 1900 BCE के बाद। अब एक समय ऐसा आया जहाँ ये भी ना डाउनफॉल पे चले गए थे, या शायद ऐसा कहा जाता है हड़प्पन कल्चर जो है एंड हो गया। हो सकता है वहाँ पे कोई बाढ़ आ गई हो, कोई तूफान आ गया हो, कोई सूखा पड़ गया हो, तो हड़प्पन कल्चर हमारा एंड हो गया था। लास्ट आता है हमारा लेट हड़प्पन कल्चर। लेट हड़प्पन कल्चर मतलब 1900 BCE के बाद धीरे धीरे फिर ये सिविलाइजेशन एंड हो गई। अब एंड क्यों हुई हमें अभी आज तक नहीं पता है, रीज़न क्यों हुई थी, ठीक है। तो अब मेजर साइट्स देख लो आप हड़प्पा की, ठीक है। ये सबके साइट्स के ना नाम मुझे आपको जो है ना कमेंट सेक्शन में बताने हैं, आपको मुझे बताने हैं। जैसे ये देखो मोहनजोदारो, ठीक है, ये देखो आप छनदरो, बालाकोट, ठीक है, धोलावीरा, नागेश्वर, देखो ये सी के पास है, यहाँ से शेल्स आते थे, ठीक है। लोथल हो गया आप लोगों का, अलग अलग इनके साइट्स थे। ये देखो कालीबंगन, राखीगढ़ी, रोपर, ठीक है। यहाँ देखो आप, ये देखो हड़प्पा की साइट्स, ये राखीगढ़ी, रोपर, बानावली, कालीबंगन, तो ये सारी साइट्स थी। जो आपको याद है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो बात है हम फाइनली अपने टॉपिक नंबर 1 पे, फीचर्स ऑफ अर्ली हड़प्पन कल्चर। और कुछ बच्चे गुस्सा होंगे कि दीदी क्या 15 मिनट तक आप बताते रहे, पहला टॉपिक आया है। हाँ गाइस, क्योंकि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है, और मेरे को कहा है ना तुम्हारे को कि तुम्हें बोर नहीं होना है। तो जब ये सब चीज़ों की नॉलेज रखोगे ना कि भाई हाँ भी तुम्हें लगा होगा ना, हाँ भाई समझ में आ रहा है, ऐसा था हड़प्पा, फोटो वोटो देख के समझ में आ रहा है कुछ बढ़िया सा था भाई, अलग सी चीज़ थी इंडिया के लिए बिल्कुल हमारी, ठीक है। तो जब इंटरेस्ट बनाना है तो चीज़ों को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है जी। चलो जी, अभी ऊपर से पढ़ाते थे ये अर्ली हड़प्पन कल्चर है, भाई रीडिंग करके अपना काम खत्म थोड़ी करना है मेरे को, क्या आगे यहाँ रीड कर दूँ NCERT को, नहीं जी, ये मेरा स्टाइल नहीं है। तुम्हारे दिमाग में बसाना है चैप्टर को, ये मेरा स्टाइल है, ठीक है जी। तो अब आते हैं हम अर्ली हड़प्पन कल्चर पे। अर्ली हड़प्पन कल्चर की टाइमलाइन क्या हो गई, 2600 BCE से भी पहले वाली। तो भाई जब 2600 BCE से भी पहले हड़प्पा का कल्चर कैसा होता था, कल्चर मतलब क्या, रहते कैसे थे, खाते क्या थे, बर्तन कैसे थे इनके, ये सब समझ लो तुम। एवरीथिंग इज कंसिडर्ड इन द कल्चर, ठीक है। तो देखो तुम यहाँ पे जो अर्ली हड़प्पन कल्चर था ना, वहाँ पे ज़्यादा जो है आप देख लो यहाँ पे साइट्स, ये जो डॉट्स देख रहे हो ना आप, मतलब कि यहाँ पे लोग रह रहे हैं। इसको अगर कंपेयर करोगे आप लेटर हड़प्पन कल्चर की या फिर हमारे जो है हड़प्पन कल्चर की मेन वाले मैच्योर हड़प्पन कल्चर की, तो फिर ज़्यादा लोग रहने लगे थे, पॉपुलेशन भी बढ़ गई, साइट्स भी बढ़ चुकी थी, ठीक है। मेजर फीचर्स की अगर हम बात करें तो आर्कियोलॉजिस्ट ने जब देखा
कि अर्ली हड़प्पन कल्चर में क्या था। तो अर्ली हड़प्पन कल्चर में डिस्टिंक्टिव पोट्री तो थी, यानी कि बर्तन बर्तन कुछ अलग टाइप के मटके वटके मिलते थे। और सबसे ज़्यादा अर्ली हड़प्पन कल्चर में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता था। क्या था? एग्रीकल्चर। गाँव ज़्यादा थे। ये रहा हमारा मैप अर्ली हड़प्पन कल्चर का, ठीक है। ये देखो बुक में गिवन है सब एनसीईआरटी में। तो ये जो ब्लैक 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 मार्किंग्स आप देख रहे हो, इसको अगर आप मेच्योर हड़प्पन कल्चर से कंपेयर करोगे तो तुम्हें पता चलेगा यार ये बहुत कम लोग हैं यहाँ पे। मेच्योर हड़प्पन कल्चर में तो और फैल गया था ये हड़प्पा। हाँ, तो इस मेच्योर हड़प्पन कल्चर के समय पे ये और ज़्यादा फैलावट हो गई थी, अर्ली में थोड़ी कम थी। अर्ली का सबसे मेजर फीचर क्या था कि जो अर्ली हड़प्पन कल्चर के लोग थे वो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट रहते थे एग्रीकल्चर के ऊपर, और गाँव वाँव बने हुए थे। ऐसा नहीं था बड़े बड़े शहर हैं जैसे आप आगे इनके पढ़ोगे, इन्होंने शहर बना लिए थे, बड़े बड़े घर बना लिए थे, वो जो है अर्ली हड़प्पन कल्चर में नहीं था। पॉटरी ज़रूर होती थी, ऐसा नहीं है मटके बर्तन ये सब नहीं निकले, वो हमें अर्ली हड़प्पन कल्चर से भी मिला। और कुछ टाइप का क्राफ्ट मतलब अब ये पेपर वाला क्राफ्ट नहीं होता, क्राफ्ट मतलब कुछ गहने बना लिए छोटे छोटे बीड्स के, ठीक है, कुछ कान के मोती बना लिए, ठीक है। इस टाइप की चीज़ें हमें अर्ली हड़प्पन कल्चर से भी मिली है। मेजर क्या था? द सेटलमेंट्स वर स्मॉल इन साइज, बहुत छोटी छोटी सेटलमेंट, झुग्गी झोपड़ी बनी हुई होंगी, मतलब उस समय पे वो तो टूट गई होंगी, बट उन्हें देख के हमें समझ में आ गया कि हाँ स्मॉल सेटलमेंट थी एंड नो लार्ज बिल्डिंग, कोई बड़ी सी बिल्डिंग नहीं थी अर्ली हड़प्पन कल्चर में। तो ये 2 लाइनें लर्न करनी है तुम्हें अर्ली हड़प्पन कल्चर की। अब आते हैं हम टॉपिक नंबर 2 पे, सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजी। सब्सिस्टेंस मतलब खाने पीने का जुगाड़ कैसे करते थे भाई लोग ये, ठीक है। जैसे अब तुम्हारा क्या है, तुम्हारे घर में इनकम कहाँ से आ रही है? मम्मी कमा रही है, पापा कमा रहे हैं, तुम उड़ा रहे हो, ये चल रही है तुम्हारी सब्सिस्टेंस, जो मर्जी खा रहे हो, ठीक है, पैसा खर्च कर रहे हो मजे से, तो मम्मी पापा कमा के ला रहे हैं। जब ऐसा ही चलता है हमारा सब्सिस्टेंस। अब किसी की मम्मी जॉब करती होंगी, किसी के पापा जॉब कर रहे हैं, किसी के पापा बिजनेस कर रहे हैं, मम्मी जॉब कर रही है, मम्मी भी बिजनेस कर रही है। तो ये हम लोगों का तरीका होता है पैसे कमाने का एंड खाना पीना करने का अपना, ठीक है। हम खाते क्या है? हम खा रहे हैं भैया दाल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं। तो अब हम यही जाने कि इनकी सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजी कैसी चलती थी, कैसे कमाते थे, क्या खाते थे। तो हड़प्पा की अगर हम बात करें तो वाइड नंबर ऑफ प्लांट एंड जो है ये लोग खाते थे। हमें पता चला कि एग्रीकल्चर करते थे और खाना पीना बढ़िया खाते थे ये लोग, ठीक है। तो ये वाइड नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते थे, फिश भी खाया करते थे ये लोग, और प्लांट्स को तो कंज्यूम करते ही थे, यानी कि क्रॉप्स को। हमें कैसे पता चला कि भैया ये लोग अब जो है क्रॉप्स उगाते थे, अनाज उगाते थे? तो हमें एक जले हुए गेहूं का टुकड़ा मिला, अनाज का जो टुकड़ा होता है ना वो जला हुआ मिला, चार्ट मतलब जला हुआ मिला। तो वही वो आर्कोबैक्टेरियस्ट वगैरह जो होते हैं जो भी, तो वो गए लैब के अंदर, उन्होंने टेस्ट करा, पता लगा भाई ये तो गेहूं का है। तो उन्हें समझ में आ गया भाई हम लोग ये जो है हड़प्पा वाले खेती करके आटा भी बनाया करते थे। तो भाई चार्ट ग्रेन मिला, व्हीट का, बार्ली का, लेंटिल का, चिकपी का, सेसमे का, मिलेट का, और जो है राइस जो होता है, जो चावल होता है, वो काफ़ी रेयर मिला था, बट मिला था कुछ जगहों से, ठीक है। तो ये खाना खाती थी ये, तो ये नोट डाउन कर लो, नोट्स बनाते रहो साथ साथ में, कॉपी लाओ जल्दी से, ठीक है। वरना ये स्लाइड्स वगैरह तो ये मैं पूरी प्रोवाइड कर दूंगी तुम्हारे को पूरी स्लाइड, बट तुम खुद से नोट्स बनाओ, ठीक है। चलो, तो ये खाना में एंशियंट प्लांट्स ये वाले कंज्यूम करते थे, यानी कि क्रॉप्स ये खाते थे। अगर जानवरों की बात करो तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ये हमारे एनिमल्स को खाया ही करते थे, नहीं, ये डोमेस्टिकेट करते थे, अपने घर में पाला पोषण करते थे एनिमल्स का। जैसे कि हमें लोगों के घरों से शीप की बोन्स मिली है, बफेलो की मिली है, ठीक है। तो ये दूध ऑब्वियसली निकालते होंगे बफेलो का, ठीक है। देयर आर जो है हमें पिग्स मिले हैं इनके घर के आसपास में से, ये डोमेस्टिकेट करते थे इनको। वाइल्ड एनिमल्स की बात करें तो डियर, बोर, घड़ियाल को ये हंट करते थे, ठीक है, यानी कि इनका शिकार करके इन्हें खाते होंगे, ठीक है। और साथ ही के साथ में अब ये रिवर के पास में थे तो ये फिश ऑब्वियसली कंज्यूम करते थे, तो जो फाउल फिश होती है उसे ये खाते थे। अब ये बोर कौन सा एनिमल होता है, किसी को पता है तो बताना, ठीक है। अब जो है ऐसा कहा गया है कि हमें नहीं पता कि जैसे ये डियर, बोर, घड़ियाल को हंट करते थे तो ये लोग खुद हंट करा करते थे या कोई हंटिंग कम्युनिटी भी थी हड़प्पा में जो स्पेशली हंट करके इनको जो है ना वो प्रॉपर प्रोवाइड कर देती हो कि हाँ जी भैया हमने शिकार कर लिया, आप खा लीजिए, या सब लोग जाके खुद से शिकार करते थे, ये अभी हमें नहीं पता है। डन। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज। अब मैंने आपको कहा कि भैया अनाज उगा रहे हैं, गेहूं उगा रहे हैं, चावल उगा रहे हैं, व्हीट, सेसमे, बार्ली, सब कुछ उगा रहे हैं, तो कैसे उगाते थे ये जानेंगे, इनकी टेक्निक क्या थी, अनाज को उगाने की, फसलें उगाने की इनकी टेक्निक क्या थी। तो भाई एग्रीकल्चर तो ये पक्का 100% करते थे, मार्क माई वर्ड्स, एंड आर्कियोलॉजिस्ट को पक्का पता चल जाता है, क्योंकि हमें बहुत सारे प्रूफ मिले कि ये जो करते हैं। क्योंकि हमने क्या क्या देखा, हमने कुछ सील्स देखी, सील वो छोटी छोटी जो सील्स है, उन पे बुल बना हुआ है, भैंस बनी हुई है, उसमें गाय बनी हुई है, उनके अंदर उन पे क्या बना हुआ है, बुल बना हुआ है, ऑक्स बने हुए हैं। तो उस हमें पता चला हाँ भाई ये लोग जो है, जैसे हमारे यहाँ पे किसान खेती करते हैं तो हल चलाते हैं और वो बैल बंधे होते हैं, तो वो इनको भी आता था, ये वो करते थे, वैसे ही ये लोग अपने खेतों को जो है, खेतों में जो है बीजों को बोया करते थे। ये हमें समझ में आ गया, ठीक है। तो ये देखो आप, ये देखो, ये फोटो देखो, टेराकोटा की ये काट बनी हुई है, इसे हल मत समझना, ये टेराकोटा का एक वो बनी हुई है काट क्योंकि वो जैसे बैलगाड़ी होती है ना उस तरीके से। और हल भी मिला हमें, प्लॉ जो होता है, प्लॉ का भी टेराकोटा स्ट्रक्चर मिला, उसकी फोटो नहीं है मेरे पास में, बट मतलब इन्हें बिल्कुल जैसे आज के समय पर हम अपनी एग्रीकल्चर करते हैं वो इन्हें भी
आता था, ये लोग भी करते थे। अब ऐसा नहीं है हमने सिखाया नहीं, हम इनसे सीखते हुए आए हैं, ठीक है। चलो जी, ये देखो टेराकोटा बुल का स्ट्रक्चर, तो ये एग्रीकल्चर के लिए बुल का यूज़ करते थे। तो यहाँ पे आप लिख लो, हमें कैसे पता चला, हमें क्या कोई हड़प्पा वाले ने आके हमारे कान में बताया था कि भाई ऐसे ऐसे एग्रीकल्चर होता था? नहीं, हमें मिला टेराकोटा मॉडल किसका, जो है बेसिकली हमारे को बहुत सारे टेराकोटा मॉडल मिले चोलिस्तान से और बानावाली से, हरियाणा के, ठीक है। तो टेराकोटा मॉडल्स प्रूफ के लिए कहाँ से मिले थे? चोलिस्तान और बानावाली से, ये दोनों साइड्स हरियाणा में है, ठीक है। एविडेंस ऑफ प्लॉड फील्ड, प्लॉड फील्ड मतलब एक खेत जिसकी जुताई पूरी हो रखी थी, बीज बोए गए थे उसके अंदर, वो मिला राजस्थान से, वो भी अर्ली हड़प्पन कल्चर का था, ठीक है। एक ऐसी फील्ड हमारे को मिली, एक ऐसा खेत मिला जहाँ पे 2 क्रॉप्स एक टाइम पे उगा रखी थी, और दोनों क्रॉप्स के बीच में जो अगर हम जगह गैप्स देखें तो 90 डिग्री के एंगल पे फरोस बना रखे थे। यानी कि खेत अगर तुमने देखा होगा ना, तो ऐसा नहीं है पूरे खेत में जो है बीज बो देते हैं, कुछ गैप्स होते हैं। तो 90 डिग्री के एंगल पे बिल्कुल प्लान्ड तरीके से इन्होंने जो है क्रॉप्स को उगा रखा था, और एक टाइम पे 2 क्रॉप उगा रखी थी। ये पता चला आज के समय पे भी, जब आप एग्रीकल्चर चैप्टर पढ़ते हो तो ऐसा कहा जाता है कि फार्मर्स को 2 क्रॉपिंग, एक समय पे 2 क्रॉप उगाना प्रैक्टिस करना चाहिए, अच्छा होता है। बहुत सारे करते हैं, सब नहीं करते। अब इनके यहाँ पे ये तब से एक समय पे 2 क्रॉप उगा रहे थे। देख लो भाई साहब कितने एडवांस थे। तो मैं जब इनकी कोई एक बात बताऊंगी बोलूंगी कितने एडवांस थे, मतलब ये थे उस जमाने में भी इतने एडवांस, ठीक है। बहुत सारे हमारे को टूल्स मिले, ठीक है। जैसे खेत में अब जब एक वो होती है सिकल जो होती है ना, जिससे जो है हार्वेस्ट करा जाता है, जिसे हम दराती कहते हैं, वो वैसी कोई चीज़ हमें पर्टिकुलरली नहीं मिली। तो हमें कंफ्यूजन है कि हार्वेस्ट कैसे करते थे। ऑब्वियसली कुछ तो टूल होगा, हाथों से तो नहीं निकालते होंगे सारी फसल, कुछ तो एक टूल इनका होगा, वो हमें नहीं मिला। बाकी हमें बहुत टूल्स ऐसे मिले जिसे देख के पता चला है कि ये भाई खेती करने के लिए यूज़ आते होंगे। अब बात करें पानी की, क्योंकि फसल को पानी की जरूरत होती है, तो ज़्यादातर एरियाज तो रिवर के पास में थे, तो पानी का जो है हो जाता था कनेक्शन, बारिश भी आती होगी। बट कुछ ऐसी शहर थे हमारे हड़प्पा के जहाँ सूखा था, जैसे कि अफगानिस्तान का शोर गई। अब वहां तक कैसे, यहाँ पे भी ये फसलें उगाते थे, वहां पानी कैसे पहुंचाए? तो गाइस हमारी इंडस रिवर से इन्होंने वहां तक का कनाल बना रखा था। शोरतुगई में हमें एक कनाल तक मिला है। कनाल मतलब कनाल जिससे रिवर के पानी को डाइवर्ट करके वहां तक पानी पहुंचा दिया जाए। तो हमें लगता था कि ब्रिटिशर ने कनाल सिस्टम वगैरह हमारे यहाँ पे बनवाया। भाई उस जमाने से कनाल बना रखे थे हमारे हड़प्पा के लोगों ने अफगानिस्तान में। पंजाब और सिंध में हमें काफी सारी जगहों में कनाल नहीं दिखे। कनाल हर जगह होंगे, बट कनाल पता क्या होता है? कनाल एक गड्ढा सा बना दिया जाता है लंबा से जो है रिवर को एक तरफ का फ्लो ऐसे वहां पहुंचा दिया जाता है फील्ड तक। तो टाइम के साथ में बाकी तो कैनाल्स भर गए होंगे, मिट्टी गिर गई, उनमें बंद हो गए, बट ये शोरतुगई वाला हमें मिल गया कि ये खुला हुआ था कैनाल, ठीक है। तो काफ़ी सारे कैनाल्स तो बंद हो चुके थे, ये मिल गया। अब जो है इनफैक्ट हमारे को वेल बहुत सारे मिले, हर घर से इनके कुआं मिलता था। 700 कुएं मिले इनके एक शहर के अंदर, मतलब पानी बहुत अमेजिंगली ये लोग यूज़ कर पाते थे। और जो है अगर हम बात करें गुजरात की, जहाँ जहाँ पानी की कमी हो, तो गुजरात में एक जगह जहाँ पे ढोलावारी है, ये हमारी एक शहर है, सही से प्रोनाउंस मैं कभी भी नहीं कर पाती उसको पिछले 5 सालों में अभी तक, ठीक है। तो ये जो ढोलावीरा है, यहाँ पे गुजरात में एक बाउली मिली जहाँ पे पानी को इकट्ठा करा जा रहा था। तो भाई ये पूरा बढ़िया सा सिस्टम था इनका, पानी को भी जो है फसल को पानी पहुँचाने का हर एरिया में, ठीक है। तो ये अब आपको एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का भी याद हो गया। हमें प्लॉट फील्ड का एविडेंस मिला, इसमें लिख रहा है टेराकोटा स्ट्रक्चर्स मिले हमारे को, हल का मिला, बुल का मिला, ऑक्सन का मिला, और साथ ही के साथ में हमें एक कैनाल दिखाई पड़ा और हमें एक बाउली दिखाई पड़ी। इस सब से पता चलता है ये बढ़िया लेवल का एग्रीकल्चर करते थे, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन की, जहां पे आपको दिखाया गया है सिलबट्टा। बीच में अभी थोड़े समय पहले सिलबट्टा बहुत फेमस भी हो गया था, ठीक है जी। तो सिलबट्टा क्या होता है? सिलबट्टा फेमस क्या है? हमारे घरों में हर रोज सिलबट्टे का यूज होता है, ठीक है। अब थोड़ा मॉडर्न वाला हो जाता है, हम मिक्सी का यूज कर लेते हैं। पुराने जमाने से हम लोग यहाँ पे सिलबट्टा यूज होता है, अभी भी कई जगहों पे होता होगा, कई लोगों के घरों में होता है। चटनी लोगों को ना सिलबट्टे वाली पसंद होती है, तो ये लोग सिलबट्टे का यूज करते थे। 2 टाइप के सिलबट्टे हमें मिले, एक वो जिसमें अनाज पीसा जाता था, एक सिलबट्टा वो जिसपे जो है मसालों को पीसा जाता था, ठीक है। तो 2 टाइप के सिलबट्टे भी हमें इन लोगों के यहाँ से जो है मिले हैं, ठीक है जी। अपने थर्ड टॉपिक पे मोहनजोदारो प्लान्ड अर्बन सेंटर। तो अब आते हैं हम जो है हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन की या हड़प्पा के सबसे फेमस शहर के ऊपर, जिसका नाम है मोहनजोदारो। और कुछ डरावनी बात बताऊं, इसे मोहनजोदारो क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब इसकी खुदाई करनी हमने शुरू करी तो हमें हड्डी, कंकाल, सिर मिले जा रहे, हड्डियां मिली जा रही, तभी चैप्टर का नाम ब्रिक्स बीज बोन है। इतने कंकाल मिले कि इस शहर का नाम पड़ा मोहनजोदारो, जिसको अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे तो मतलब होता है माउंट ऑफ द डेड। यानी कि ये वो शहर है जो हड्डी कंकाल डेड के ऊपर बना हुआ है बेसिकली। तो इसका नाम ऐसे पड़ा मोहनजोदारो। दिखने में बड़ा अलग सा लगता है ना, खतरनाक नाम है इसका, ठीक है। बट बहुत ही प्यारा शहर था और ये हमारे इंडिया का एक ग्लोरीफाइड पास्ट है। देखते हैं हमारे मोहनजोदारो में क्या था। तो देखो जो भी शहर होते थे ना, बेसिकली इनके मोहनजोदारो ने ज़्यादातर सभी, उनका ना ऐसा बाइफिकेशन हो रखा होता था। शहर का एक हिस्से को कहा करते थे सिटाडेल, दूसरे हिस्से को लोअर टाउन। सिटाडेल जैसे आजकल होता है ना डाउन टाउन, अप टाउन, इसको तुम ऐसा समझ। तो जो सिटाडेल होता था
वो थोड़ा बढ़िया एडवांस टाइप का होता था। वहाँ पे ऊंची ऊंची दीवारें से उसको बंद कर रखा होता था सिटाडेल को। बड़ी बड़ी जो स्ट्रक्चर्स होते थे, जैसे तुम आज के समय में कहो मॉल भैया सिटाडेल में है, बट मॉल नहीं होता था। बड़े बड़े जैसे स्ट्रक्चर्स है, जैसे कोई वो है ग्रेनरी है जहाँ पे अनाज स्टोर करके रखा जा रहा है, बाथ बना रखे होते थे इन लोगों ने, बड़े से बात करने की जगह है वो हो गई, बड़े बड़े स्ट्रक्चर, एक पैलेस टाइप की जगह, पता नहीं क्या राजा होते थे या नहीं होते थे, बट एक बड़ा सा पैलेस टाइप की जगह, ये बड़ी बड़ी जगहें मिलती थी हमें सिटाडेल से। और लोअर टाउन जो होता था वहाँ पे लोगों के घर मिलते थे। तो ये जितने भी शहर थे, ज़्यादातर अगर हम कहें हमारे हड़प्पा के सिविलाइजेशन के, तो वहाँ पे सिटाडेल होता था और लोअर टाउन होता था। अब सिटाडेल और लोअर टाउन के सम बेसिक फीचर्स आप पढ़ लीजिए। सिटाडेल जो होता था वो छोटा होता था, ये देखो मैप लगा दिया है मैंने, ये देखो सिटाडेल और लोअर टाउन का डिफरेंस देख लीजिए खुद से। ये लोअर टाउन कितना बड़ा है खुद देखो, यहाँ पे सिटाडेल इतना छोटा सा है, लोअर टाउन इतने बड़े एरिया में है, बट फिर भी लोअर टाउन जो है हमारा, यहाँ पे लोग रहा करते थे, घर के घरेलू घर बने हुए हैं। सिटाडेल में सारा वर्क पर्पस चलता होगा भैया, सारा काम काज यहाँ चलता होगा। तो सिटाडेल स्मॉलर था बट हाइयर, हाइट पे बना रखा होता था सिटाडेल, ऊंची ऊंची जो है ना, जैसे हम लोगों के यहाँ पे तो नींव नीचे भरी जाती है, इनका फाउंडेशन रखी जाती थी, जैसे बड़े से पत्थरों की फाउंडेशन होती थी, उसके ऊपर इनकी बिल्डिंग बनती थी। तो ये जो है स्मॉलर था बट हाइयर था। बिल्डिंग मेड ऑन मड ब्रिक्स प्लेटफॉर्म, यही चीज मैं आपको कह रही हूँ। ये देखो आप इस फोटो में देखो, जो भी बिल्डिंग बनी होती थी तो पहले ईंटों का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म रेडी करा जाता है। जैसे हम नींव अंदर भरते हैं, हम लोग एक नींव के ऊपर भी बनाते थे, उस नींव के ऊपर ही अपने कोई बिल्डिंग बनाते थे। सिटाडेल के अंदर बहुत ऊंची ऊंची नींव डली हुई थी, ठीक है। वॉल सेपरेटेड फ्रॉम सेटलमेंट, और ये लोअर टाउन से सेपरेटेड होता था कि भाई लोअर टाउन के लोग इनके अंदर यहाँ नहीं आ सकते हैं, आएंगे परमिशन से आएंगे, मैं खुद से कह रही हूँ। ये मतलब पूरा वॉल्ड होता था बड़ा बड़ा सिटाडेल, ठीक है। और अगर आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया कि भाई अगर ये इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स इन्हें बनाने होते होंगे, तो मान लो तुम पता नहीं कितने ही लेबर्स की डेली बेसिस पे जरूरत पड़ती होगी जो इसको भैया ईंटों के स्ट्रक्चर को बनाएंगे, ये सब करेंगे, ठीक है जी। सेटलमेंट वो फर्स्ट प्लान एंड देन इम्प्लीमेंटेड। अब अगर इनके सेटलमेंट्स को, चाहे वो सिटाडेल हो चाहे वो लोअर टाउन हो, अगर हम उन्हें देखते हैं तो ना ऐसी होती है जैसे आज के समय के शहर बनते हैं, जैसे कि है ग्रिड पैटर्न पे घर बने हुए हैं, जैसे ऐसे सड़कें 90 डिग्री के एंगल पे मीट कर रही हैं। जितनी भी बिल्डिंग्स थी सिटाडेल की वो सब जो है मड ब्रिक प्लेटफॉर्म पे बनी हुई थी, यानी कि ऊंची ऊंची फाउंडेशंस पे बनी हुई थी। सब ऐसी बनी हुई थी कि आर्किटेक्ट की निगरानी में बनी हो। तो ऐसा लगता है इन्हें देखिए कि जो ये सेटलमेंट थी वो प्लान्ड थी, कि पहले आर्किटेक्ट की टीम ने बैठ के पेपर पे बनाया होगा, ऐसा बनेगा ये शहर, और फिर बनाया गया है। जैसे हम लोग अपने घर बनाते हैं, आजकल क्या है, आप अपना घर अपनी मर्जी से बना रहे हो, आपकी पड़ोसी ने नहीं बनवाया अपना, वो चलेगा फिर तुम्हारे से, फिर आपका एक और पड़ोसी आया, उसने तुम्हारे से भी बढ़िया घर बनवा लिया, फिर कोई तीसरा आया, उसने और बढ़िया, सब अपने अपने हिसाब से अपने पैसे के हिसाब से खर्चा करते रहते हैं। बट सिटाडेल में क्या था और लोअर टाउन में क्या था, ज़्यादातर जो भी जगह होती थी बिल्कुल प्लान्ड तरीके से होती थी, सिमिलर सेम तो सब कुछ प्लानिंग से चलता था इन लोगों के यहाँ पे। प्लेटफॉर्म फिक्स बिल्डिंग रहा करती थी। तो ये सिटाडेल है, ये लोअर टाउन है। अब आपको ये समझ में आ गया। अब लोअर टाउन की बात करूँ तो लोअर टाउन बहुत बड़ा था, बट लोअर टाउन में घर होते थे लोगों के, जो बिल्डिंग्स होती थी छोटी छोटी होती थी, लोगों के घर होते थे। कईयों का ग्राउंड फ्लोर होता था खाली, कईयों के 2 फ्लोर भी होते थे, 1 फ्लोर भी होता था, ठीक है। सम बिल्डिंग्स वर ऑन प्लेटफॉर्म, कुछ बिल्डिंग इनकी भी प्लेटफॉर्म पे बनाई जाती थी। ये भी वॉल्ड होता था बट दीवारें छोटी छोटी होती थी हमारे लोअर टाउन की, ठीक है जी। अब आपको समझ में आ गया लोअर टाउन भी। तो ये सब देख के हमें पता चल गया कि ये लोग काफी एडवांस थे, काफ़ी ही ज़्यादा ये लोग जो है अपने यहाँ पे इन्होंने बहुत एडवांसमेंट कर रखी थी, ठीक है। चलो अब लोअर टाउन के अगर फीचर्स तुम्हें बताऊं तो लोअर टाउन के घर कैसे होते थे और क्या फीचर्स है। तो जितने भी लोअर टाउन था हमारा, जितने भी लोअर टाउन होते थे, हर जगह पे ड्रेनेज सिस्टम टॉप नॉच था। ड्रेनेज सिस्टम मतलब नालियाँ, ऐसा नहीं है कि घर का गंदा पानी, वॉशरूम का गंदा वेस्ट जो है वो इनको जो है कोई जगह ही नहीं है उसको डिस्पोज करने की। आज के समय पे भी गाइस हम कहते हैं कि गाँव के अंदर वॉशरूम्स बनवाओ, यहाँ पे इन लोगों के यहाँ पे हर बंदे के घर के अंदर वॉशरूम होता था, और वॉशरूम से एक नाली कनेक्टेड होती थी मेन टैंक तक की, जो शहर के थोड़े किनारे पे एक टैंक होता था, वहाँ पे सारा वेस्ट और नालियों से जाके जो है इकट्ठा हो जाया करता था। तो इन्होंने पूरी हर घर के पीछे बाथरूम जो होता था उसमें से, बाथरूम में से एक नाली निकलती थी, घर के पीछे एक ड्रेन होती थी, नाली होती थी, वो नालियां पूरे शहर की ऐसे मीट करती थी, सारी नालियां कनेक्टेड थी, उनकी सफाई भी होती थी और नालियों को ढक रखा था। ऐसे नहीं हम लोग यहाँ निकलोगे नालियां कहीं ना ढकी नहीं होती है, हर नाली को ढक रखा था उन्होंने स्लैब से, पत्थरों की अलग अलग टाइप के, और सारा जो है वहाँ पे जो वेस्ट होता था एक जगह इकट्ठा हुआ करता था। तो पूरा प्रॉपर जो है सीवेज सिस्टम कहो तुम, या फिर तुम वॉशरूम्स की फैसिलिटी इन लोगों के घरों में अच्छी खासी थी। और ये जो है हमें अगर इनके घरों की बात करें तो रेजिडेंशियल एरिया जो घर थे, घर ऐसे बने हुए थे कि तुम अगर अंदर घर के चले जाओगे तो जैसे टीवियों में देखते हो ना कि तुम एक आंगन सा है और आंगन के अंदर सब लोग बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, और एक कुआं है आंगन में और बहुत सारे कमरे हैं, इस टाइप के इन लोगों के घर हुआ करते थे। हर घर का अपना बाथरूम होता था, मार्क दिस लाइन, हर घर का अपना बाथरूम होता था। और पूरे घर में ईंट से, ऐसा नहीं कि भैया कच्चे मकान थे, ईंटों के मकान बन रखे थे। और हर घर के जो है साथ में घर के पीछे
खाली वो होती थी गली, और उस गली में नाली होती थी, वहाँ से सारा कूड़ा जाता था मेन टैंक के अंदर। तो आजकल हम लोग देखते हैं हमारे घर के पीछे एक घर बना होता है, इन लोगों के किसी के भी घर के पीछे घर नहीं था, घर के पीछे खाली नाली वाली गली होती थी, और उस नाली वाली गली से सारा कूड़ा बाहर जाता था। तो मतलब ही क्या ही भैया एडवांस लोग थे ये, ठीक है। तो अब आते हैं अपने टॉपिक 3.1 पे, लेइंग आउट ऑफ ड्रेन्स, ये मैं पूरा तुम्हें बता चुकी हूँ। तो केयरफुली ड्रेनेज सिस्टम इनका प्लान कर रखा था। लोअर टाउन की जितनी भी रोड्स थी वो ग्रिड पैटर्न पे मीट करती थी। ग्रिड पैटर्न मतलब 90 डिग्री के एंगल पे हर रोड मीट करती थी। यकीन ना हो तो यहाँ देख लो इस मैप से, ये असली का मैप बना रखा है जो आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं उन्होंने। ये देखो आप यहाँ पे अगर हम देखें, ये देखो यहाँ पे लोगों के ना रहने की जगहें हैं डन। तो तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें ऐसे दिख रहा होगा कि जितनी भी लाइन्स है वो एक दूसरे से ऐसे मीट कर रही हैं। तो ये प्रूफ मिल रहा है आपको, ये नालियाँ भी जा रही हैं यहाँ पे, कि ये पूरा प्लान सिस्टम था। जो सड़कें थी वो ऐसी बनाई गई थी, यानी जहाँ मर्जी सड़क लगा दी नहीं, सड़क को नालियों के हिसाब से बनाया गया था जो सब 90 डिग्री के एंगल पे मीट करती थी। स्ट्रीट विद ड्रेन्स मेड फर्स्ट देन हाउस वाज बिल्ट। पहले गलियां बनती थी, नालियां बनती थी, तब किसी का मकान बनाया जाता था। डोमेस्टिक वाटर जो होता था घर का, जो भी कुछ डोमेस्टिक वेस्ट होता था वो सब ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू बाहर चला जाता था। दैट आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। और हर घर के पीछे एक नाली वाली गली होती थी, वन वॉल अलॉन्ग अ स्ट्रीट, ठीक है। चलो एक ये मेजर फीचर्स देख लो आप यहाँ पे लेइंग आउट ऑफ ड्रेन्स के। ड्रेन अलॉन्ग रोड्स एंड स्ट्रीट्स, यानी कि रोड और स्ट्रीट के साथ साथ में नालियाँ चलती रहती थी। डोमेस्टिक वेस्ट जो होता था वो ड्रेन में रहता था। कवर्ड विद लाइमस्टोन स्लैब्स या फिर ब्रिक, ऐसा नहीं है नालियाँ खुली थी कि डिजीजेज दूजा लोगों को ढक रखी होती थी नालियाँ, ठीक है। रेगुलरली उनको दिखाई देता है कि ये रेगुलरली उन्हें साफ भी किया जाता होगा। एंड उनको जो है सिटी के बहुत कोने में एक सेसपिट होता था, यानी कि एक टैंक होता था, वहाँ सारा वेस्ट इकट्ठा होता था। तो ये देखो ये एक गली है, क्या है ये, अ ड्रेन इन मोहनजोदारो। नोटिस द ह्यूज ओपनिंग ऑफ द ड्रेन। तो ये देखो यह रास्ता भी बना रखा है कि बाई चांस कोई दिक्कत हो जाए तो अंदर जाके जो है साफ सफाई हो पाए। तो ये एक नाली है मोहनजोदारो के जो है एक गली की, तो भाई देख लो। नेक्स्ट आता है हम इनके डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, इनके घरों की बात करें तो अगर ये नक्शा तुम देख रहे हो तो आज के समय में जब हम लोग अपने घर बनाते हैं और आर्किटेक्ट जो नक्शा देते हैं तो कुछ मतलब ऐसे से ही दिखते हैं हमारे को ऊपर से। तो इस टाइप के ही इनके घरों के नक्शे होते थे, ऐसे प्लान्ड घर बनाते थे। ये नहीं कहीं पे भी एक कमरा डाल दिया, रसोई वहीं बना ली, हो गया काम, नहीं, पूरे प्लान्ड बढ़िया बढ़िया इनके घर बन रखे थे। तो इनका अगर रेजिडेंशियल एरिया की बात करें हम तो लोअर टाउन में सारे लोग घर थे, उनके लोग घरों में रहते थे लोअर टाउन के अंदर। अगर हम सीटाडेल की बात करें तो वहाँ अलग टाइप की चीज़ें होती थी जो अभी आपको पता चल जाएंगी। तो जितने भी घर होते थे उनके बीच में एक आंगन होता था, यानी कि कोर्टयार्ड होता था, वहाँ पे खाना भी बन रहा होता था और वीविंग सिलाई विलाई का काम जो होता है कपड़े का वो हो रखा होता था। प्राइवेसी को गाइस ये लोग बहुत पसंद करते थे, हड़प्पा के सारे लोग। ये लोग अपने घर में कोई विंडो नहीं रखा करते थे कि बाहर वाला अंदर ना देखे। आज के समय में हम देखो हमें कोई परवाह नहीं अपनी प्राइवेसी की, वो जो है जब भी कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं आई अग्री कर देते हैं। बट ये लोग बहुत प्राइवेट थे, फोटो खींच के डालना कहीं दूर की बात है, किसी को अपने आप को देखने भी नहीं देते थे ये लोग, ठीक है। मेन एंट्रेंस जो थी इनके घर की, अगर जैसे तुम्हारे घर के दरवाजे पे कोई आया है तो वैसे अगर तुम दरवाजा खोलो तो शायद तुम्हारा पूरा घर दिखता हो, बट इनके यहाँ गया था अगर कोई तुम्हारे घर के मेन डोर पे आया है इनके, तो कोई मेन डोर से घर का अंदर का पूरा घर नहीं दिखेगा, मेन डोर से कोई व्यू नहीं मिल रहा है इंटायर हाउस का। साथ ही के साथ में हर एक हाउस जो होता था उसमें अपना बाथरूम भी था। और जब भी जो है कोई इनके यहाँ पे गेस्ट आता था तो वो अपने गेस्ट को पता है कहाँ पे लाते थे, ये देखो सब लोग अपने गेस्ट को यहाँ मेन कोर्टयार्ड में लाते थे। अब ये मेन कोर्टयार्ड जो था, आंगन जो था, इसकी स्पेशलिटी क्या थी कि ये सब रूम से कनेक्टेड तो था, बट यहाँ पे बैठा हुआ इंसान किसी भी रूम के अंदर झाँक नहीं सकता। जैसे कोई मेहमान आया उसे तुमने कोर्टयार्ड पे बैठा दिया, भाई इसे थोड़ी देर में भगाओ यहाँ से, ठीक है, ये ज़्यादा देर ठीक है बैठ जाओ और जाए यहाँ से। तो और तुम चाहते हो कि तुम्हारी प्राइवेसी बनी रहे, वो तुम्हारे कमरों में ना झाके, तो वो जो है कोई भी कमरे में जो है ये कोर्टयार्ड से व्यू नहीं मिलता था। साथ ही के साथ में कोर्टयार्ड के साथ में ही अटैच बाथरूम था, यानी कि जो बाथरूम है उसका जो रास्ता था कोर्टयार्ड से भी कनेक्टेड था कि अगर किसी को वॉशरूम जाना हो तो वो तुम्हारे बेडरूम में ना है, तुम्हारे बेडरूम में वॉशरूम नहीं है, वहीं पे वॉशरूम होता था। और वेल भी होता था, किसी को प्यास लगे तो वहीं कुआं है, पानी भी पी ले। तो इतना प्राइवेसी पसंद करते थे कि कोई स्ट्रेंजर इनकी प्राइवेट लाइफ में दखलंदाजी ना कर पाए। काफ़ी सारे घरों में से कुएं मिले हैं। टोटल में मोहनजोदारो की अगर हम बात करें तो 700 कुएं हमारे को मिले। कुछ हाउसेस ऐसे भी थे जिनके 2 फ्लोर थे, यानी कि ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है जी, कुछ के नहीं मिले। अब आते हैं हम सीटाडेल के ऊपर। ये अभी तुमने क्या पढ़ा, लोअर टाउन के फीचर, घर कैसे थे, नालियाँ कैसी थी। नाउ वी विल टॉक अबाउट सीटाडेल। तो सीटाडेल वो जगह थी जहाँ पे पब्लिक पर्पसेस की बिल्डिंग हमारे को मिली है। ये फोटो देखो, ये है सीटाडेल की, ये देखो सीटाडेल कितना छोटा सा है। यहाँ पे हमें ग्रेट बाथ मिला, एक एरिया ऐसा देखा जहाँ पे जिसको हमने पैलेस बोला, तो ये चीज़ें हमें सीटाडेल से मिली। किसके सीटाडेल से, अभी हम मोहनजोदारो के सीटाडेल की बात हो रही है। तो सीटाडेल क्या हो गया, जैसे डाउनटाउन अपटाउन कहते हैं ना, तो इनकी हर साइड में सीटाडेल होता था, हर साइड में वो होता था लोअर टाउन। जैसे हड़प्पा का लोअर टाउन सीटाडेल अलग होगा, राखी गली का, लोथल का, कालीबंगन का, सबका अलग होगा। बट जो ये मोहनजोदारो और हड़प्पा का सीटाडेल था ना वो सबसे एडवांस था। बाकी काफ़ी शहर इनके ऐसे थे जिनका सीटाडेल नॉर्मल सा था, बहुत एडवांस नहीं था, बट ये मोहनजोदारो और हड़प्पा का सीटाडेल काफ़ी एडवांस था। क्या था इसमें, यहाँ बड़े बड़े पब्लिक स्ट्रक्चर बन रखे थे, बड़े बड़े वेयर हाउस, यानी कि तहखाने नहीं कहेंगे, वो कहेंगे जहाँ पे सब कुछ स्टोर करके रखा जाता है ना, वो मैसिव स्ट्रक्चर्स थे जो ब्रिक की फाउंडेशन पे बने थे। बड़ी बड़ी चीज़ें बनी हुई थी, बट पहले ईंटों का फाउंडेशन
बनाई उसके ऊपर बनी हुई थी। क्या क्या चीज़ें दिखी हमें जो है हमारे सिटाडेल में से? वेयर हाउस देखा, ग्रेनरी जहाँ पे अनाज स्टोर करके रखा जाता है। एक बहुत डिस्टिंक्टिव जो है हमारे को जगह यहाँ पे मिली वो थी ग्रेट बाथ, एक ऐसा एरिया जहाँ पे बाथ बना हुआ था, यानी कि एक पूल बना हुआ था और वहाँ पे शायद लोग रिचुअल बाथ्स करने के लिए जाते होंगे इस टाइप से। ठीक है, ये भी पूरा का पूरा प्लान था। ऑल बिल्डिंग्स जो थी वो प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी हुई थी, जितनी भी रोड्स थी वो राइट एंगल पे मीट करती थी। यहाँ पे भी ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था। और जो है ये देख के हमें पता चला, अगर हम इनकी ब्रिक्स का साइज देखें ना कि इनकी ईंटें, तो जितनी भी ईंटें थी इंटायर हड़प्पन सिविलाइजेशन में वो सब एक ही टाइप की बनी हुई थी, जिनका रेशियो होता था 1:2:4। अगर इनकी हाइट और विड्थ और लेंथ की अगर बात करो तो ऐसी ईंटों से पूरा का पूरा मोहनजोदारो का और हड़प्पा को सारे के सारे इनके शहर बन रखे थे। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रेट बाथ, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मिला हमें मोहनजोदारो के सिटाडेल से। इस पे आपको डायरेक्ट एग्जाम में ना पूरा एक नोट लिखने को आएगा। तो ये है ग्रेट बाथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट जगह मिली है हमारे को हड़प्पा की। तो यहाँ देखो, ये यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई है यहाँ, और यहाँ पे पानी भर जाता होगा, और यहाँ पे आसपास में ये देख लो ये जगह है। तो यहाँ पे ना कोने में कमरे थे जो अब तो टूट गए ऑब्वियसली, बट कमरों से ये कनेक्टेड था। अलग अलग बाथरूम्स भी बन रखे थे जहाँ से ये कनेक्टेड था। तो अगर ग्रेट बाथ की बात करें तो ये एक रेक्टेंगुलर टैंक है सराउंडेड बाय अ कॉरिडोर एंड कोर्टयार्ड। तो आसपास में इसके आंगन सा बना हुआ है और एक कॉरिडोर है ऑन ऑल 4 साइड, चारों साइड पे कुछ ना कुछ जगह बन रखी है। 2 फ्लाइट ऑफ स्टेप्स नॉर्थ एंड साउथ में है जो लीडिंग टू करती है हमारे जो है टैंक को, यानी कि नॉर्थ साइड से भी सीढ़ियाँ आ रही हैं या साउथ से भी सीढ़ी आ रही है। तो अगर तुम्हें पूल में एंटर करना है ग्रेट बाथ के तो तुम नॉर्थ साइड वाली सीढ़ी से भी जा सकते हो और साउथ वाली सीढ़ी से भी जा सकते हो। ठीक है, और ये जितना वो सीमेंटेड था, तो सीमेंट तो आज के समय पे वो मसाला बनता देगा और उससे तुम्हारी दीवार के जो है सीमेंट वो पूरा प्लस्तर कर दिया जाता है। तो यहाँ प्लस्तर तो हो रखा था, बट वो मोटर ऑफ जिप्सम थे था, जो गारा टाइप बनता है वो जिप्सम का था। उस जिप्सम्स के जो है वो पर्टिकुलरली वो पेस्ट से जो है पूरे के पूरे स्विमिंग पूल को प्लस्तर कर रखा था अच्छे से। रूम्स वर मेड ऑन 3 साइड्स ऑफ द टैंक विद 1 रूम हैविंग अ लार्ज वेल। अब भाई ये जो बात है इसके आसपास भी रूम बना रखे थे, ऑब्वियसली लोगों के कपड़े चेंज करने के लिए बना रखे होंगे, और एक उस रूम के अंदर कुआं भी था। ठीक है, द वाटर फ्रॉम द टैंक फ्लोड इनटू अ ह्यूज ड्रेन। अब ये जो टैंक था इसका पानी तो बड़े बड़े खराब हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, तो एक नाली भी बन रखी थी। इसका जो जितना पानी होता था जब वो गंदा होता था तो वो एक ड्रेन में कलेक्ट होता था। अक्रॉस द लेन देयर वाज अ स्मॉलर बिल्डिंग विद 8 बाथरूम्स। इसी के पास में एक जगह थी अक्रॉस द बिल्डिंग, ये वाली जगह ग्रेट बाथ के पास में एक बिल्डिंग टाइप थी, वहां 8 बाथरूम बन रखे थे, 4 एट ईच साइड ऑफ अ कॉरिडोर विद ड्रेन्स फ्रॉम ईच बाथरूम कनेक्टिंग टू अ ड्रेन दैट रैन अलोंग द कॉरिडोर। यानी कि ऐसे बाथरूम बन रखे थे जहां बढ़िया नालियां थी, बाथरूम का पानी सारा नालियों से जो है कनेक्ट हो जाता होगा, नालियों में जाता होगा, ऐसा नहीं है वहीं पड़ा रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है भैया, इनके यहाँ पे इन्हें नहाने का बहुत शौक था, रिचुअल बाथ्स करते होंगे ये लोग। हमें इससे ये समझ में आया कि ये ग्रेट बाथ तो है, इसके आसपास में 8 बाथरूम वाली एक बिल्डिंग और थी, और वहां पे भी जो भी पानी होता था उसका भी मैनेजमेंट इन्होंने अच्छे से कर रखा था। तो ग्रेट बाथ आप लर्न कर लीजिए, ये आपको स्लाइड में पता चल जाएगा। तो यहाँ हम जो है ये वो है एनिमेटेड इमेज है, ये असली वाला मोहनजोदारो नहीं है। तो भाई जो अगर हम बात करें मोहनजोदारो की तो ये अलग ही टाइप से हमें पता चला, क्या ही सिविलाइजेशन थी गाइस हम लोगों की, ये क्या शहर हैं, घर ऐसे बने हुए हैं जैसे हम लोग आजकल के ज़माने के घर हैं ऑलमोस्ट वैसे ही। सड़कें जो है हमारे से भी बढ़िया बन रखी हैं, सारी ऐसे ग्रिड पैटर्न पे प्लान्स हैं। अभी तुम ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगी चैप्टर तुम्हारे को, उसमें बताऊंगी कि प्लानिंग हमारी कंट्री में भी हुई है शहर बनाने के लिए कि ऐसे बनेंगे शहर, बट उस जमाने से हो रही है गाइस देखो। ठीक है, कुएं हैं लोगों के घरों में, पानी का सिस्टम है, सो इट वॉज अ वेरी एडवांस सिविलाइजेशन। अभी हमने इनका पढ़ा था मेसोपोटामिया वालों का, तो हम इंप्रेस हो रहे थे। हमारा देखो, हमारा तो और ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। ठीक है, चलो जी, समझ चुके हो ये लोगों का रहने सहने का तरीका क्या था, क्या खाते थे, क्या पीते थे, रहते कहाँ थे, क्या करते थे, घर कैसे थे ना, ये सब आप समझ चुके हो। सिटाडेल क्या है, लोअर टाउन क्या है, ये आप समझ चुके हो। अब हम जानेंगे कि इन लोगों की सोसाइटी में डिफरेंस था या नहीं था, क्या अमीरी गरीबी का फर्क था, क्या ऐसा था कुछ हड़प्पा के लोग अमीर होते थे और कुछ लोग गरीब होते थे। तो अब देखते हैं ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस टॉपिक में कि इनके यहाँ क्या अमीरी गरीबी का डिफरेंस था या फिर नहीं था। तो भाई साहब, अमीरी गरीबी का डिफरेंस जानने के लिए क्या करें, पुराने ज़माने में डोरेमोन से टाइम मशीन लेके जाएं और पूछे जी भाई बताओ था तुम्हारे यहाँ कोई अमीर गरीब है? नहीं जी, ये तो पॉसिबल नहीं है अभी। तो हमारे आर्कोलॉजिस्ट क्या करते हैं, हमारे आर्कोलॉजिस्ट कब्रें खोदते हैं। जो कब्र होती है ना, जिन जहाँ पे लोग जब मर जाते हैं तो उन्हें दफना दिया जाता है, उन्हें जाके खुदाई करते हैं, उन्हें खोदते हैं, और वहाँ से जब देखते हैं खोद कर, वहाँ से पता चल जाता है कि भाई अमीरी गरीबी का डिफरेंस है या नहीं था। अब तुम कहोगे दीदी ऐसे कैसे पता चल जाएगा कब्र से? तो पता चल जाता है, क्योंकि जैसे इजिप्शियन का हमें पता है कि इजिप्ट वाले क्या करते थे, वो बहुत भारी सोना और चांदी और हीरे और जवाहरात और डेली यूज़ के आइटम जो है वो रखते थे। वो लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे विद द डेड। तो जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे उनके साथ बहुत सारा ट्रेजर जाता था। अगर जो अमीर लोग होंगे उनके घर वाले ज़्यादा चीज़ें रखेंगे और गरीब होंगे वो लिमिटेड चीज़ें रखेंगे, तो उससे पता चल जाता था हाँ अमीरी गरीबी का फ़र्क है। बट अगर हम यहाँ की बात करें हड़प्पा की, अगर हमें पता लगाना है इंडस वैली के लोगों में अमीरी गरीबी का फ़र्क था, तो आर्कियोलॉजिस्ट के पास ये सबसे पहला तरीका होता है क्या, बरियल्स को चेक करना, जो कब्र होती है उन्हें चेक करना। ठीक है, तो फर्स्ट तरीका क्या होता है बरियल्स को स्टडी करने का। तो सोशल इकोनॉमिक डिफरेंस को स्टडी करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं बरियल्स को। जैसे इजिप्ट में रॉयल पिरामिड्स होते थे, बरियल्स होते थे,
वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे पता लगाने के लिए बरियल्स को स्टडी करा। अब क्या पता चला हमारे को, तो जो हमारे हड़प्पा के लोग हैं वो बरियल कैसे करते थे, पिट में, यानी कि एक गड्ढा टाइप बनाते थे और उसमें जो है डेड बॉडी को रख दिया जाता था, ठीक है, उसमें दफनाया जाता था। साथ ही के साथ में हमने पिट्स खोली और हमने तब पता लगाने की कोशिश करी। अब कुछ एक ही डिफरेंस हमारे को पिट में पता चला कि काफ़ी सारी पिट्स ऐसी थी जो कब्र कहो बेसिकली तुम्हें समझाने के लिए, तो काफ़ी सारी ऐसी थी जिनमें ना ईंटों की लाइनिंग कर रखी थी और काफ़ी सारी ऐसी थी जिनमें नहीं थी। तो ये एक डिफरेंस हमें दिखा कि हाँ कुछ लोगों ने ईंटों की लाइनिंग करके जो है डेड बॉडी को जो है रखा है और कुछ की नहीं है। एक ये डिफरेंस हमारे को दिखा। साथ ही के साथ में अगर हम बात करें ग्रेव के अंदर जो भी कब्र है उसके अंदर पॉटरी की ऑर्नामेंट्स की और औरत दोनों के साथ ही दिखी है। बट ऐसा नहीं कि किसी के साथ बहुत सोना लगता जो है दफना रखा हो तो हम कहें हाँ भाई पक्का हो गया यहाँ रॉयल बरियल करते थे या फिर यहाँ बहुत अमीर लोग थे या गरीब लोग, ये हमें नहीं पता चला। सिंपल अगर किसी के साथ सोना वरना रखा भी गया था या ज्वेलरी रखी भी गई थी तो सिंपल थी। जैसे कि अगर हम बात करें 1980 में हड़प्पा की एक सेमेट्री के अंदर हमने खुदाई करी तो एक जो है स्केलेटन मिला, वो मेल का था, उसके गले में एक माला थी, उस माला में 3 मोती से डले हुए थे, वो जैस्पर के बीट के थे और कुछ छोटे छोटे मोती और थे, तो गले में माला पहन रखी थी। साथ में ये लोग कुछ बर्तन वगैरह रखते थे, मतलब हाँ थोड़ा बहुत ये लोग भी आफ्टर लाइफ में बिलीव करा करते थे। एंड काफ़ी सारे बरियल में हमें पता चला कि जो कॉपर का मिरर, ये देखो ऐसे कॉपर का मिरर ये लोग बरियल में रखा करते थे। तो इससे पढ़ने के बाद हमारे को कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई कि हाँ भाई यहाँ पे पक्का अमीरी गरीबी का डिफरेंस था या नहीं था, हमें क्लैरिटी नहीं मिली। नेक्स्ट तरीका होता है हमारे को अमीरी गरीबी का फर्क पता लगाने के लिए लुकिंग फॉर लग्जरीज मतलब क्या हुआ, अब देखो बहुत सारी जगहों पे खुदाई हुई तो हम चेक करते हैं कि कौन सी जगह से डेली डे टू डे आइटम की चीज़ें मिल रही है, यानी कि सस्ती चीज़ें मिल रही हैं। आज के समय से हम कंपेयर करें तो सस्ती सी है तो नॉर्मल कोई भी बना लेता होगा, और कहाँ से महंगी आइटम मिल रही है। महंगी आइटम मतलब होती है जो रेयर हो, जैसे सोना कहाँ से बहुत मिल रहा है, चांदी कहाँ से मिल रही है, अगर कम मिल रही है कोई चीज़ तो वो रेयर मान ली जाती थी। तो हम नेक्स्ट होता है हमारे पास तरीका डिफरेंस पता लगाने का अमीरी गरीबी का, लुकिंग फॉर लग्जरीज, ठीक है। तो चलो इसको पढ़ते हैं। तो अनदर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो मैं है ना किसी स्लाइड को रीड नहीं करूँ क्योंकि तुम हिंदी में बोल जाती हो, तुम यहाँ पे देखते रहो, साथ में बढ़िया से सुंदर से बनाई है, मैंने रीड करते रहो। तो दूसरा तरीका होता है हमें आर्टिफैक्ट्स को जो है डिवाइड करने का बिटवीन लग्जूरियस आइटम बिटवीन डेली डे टू डे आइटम। तो जितने भी आर्टिफैक्ट्स निकलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट देखते हैं, हाँ डे टू डे आइटम निकले, ठीक है, नॉर्मल लोग, अरे यहाँ बड़ी लग्जूरियस मतलब ये किसी अमीर का घर होगा, ऐसे वो लोग पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम डेली डे टू डे आइटम्स की बात करें तो उसे कहा जाता है यूटिलिटेरियन आर्टिफैक्ट, यानी कि डेली यूज के आर्टिफैक्ट। तो डेली यूज के आर्टिफैक्ट में हमें यहाँ इन हड़प्पा वालों के यहाँ से क्या क्या मिला था, स्टोन मिले, काफ़ी टाइप के पत्थर, और जो है ऑब्जेक्ट्स मिले पत्थर और क्ले के बने हुए। क्या क्या ऑब्जेक्ट्स मिले, कर्न्स मिले, पॉटरी, घरों में से जो है बर्तन मिल रहे हैं, मटके मिल रहे हैं, नीडल्स मिली, और वो जो होते हैं ना रूफा होते हैं वो मिले हमारे को, नहाने वाले फ्लैश रबर्स जैसे लिखा है यहाँ पे, ये सब चीज़ें हमें मिली, हर जगह फैली पड़ी थी। मतलब ये लोग नॉर्मली घर में बर्तन थे, ये घर की डेली डे टू डे आइटम थी। अगर लग्जूरियस आर्टिफैक्ट की बात करें तो लग्जरी आइटम हम कैसे कहेंगे, कौन सी चीज़ लग्जरी है, तो वो जो बहुत कम मिल रही है या फिर जो रेयर मैटर की बनी हुई है वो हम कहते थे लग्जरी है। तो एक लग्जरी आइटम जो मिली थी हमारे को हड़प्पा में पूरे के पूरे, तो हमें वो थी फ्योन्स के बने हुए बर्तन या पॉट, ठीक है। तो मटीरियल था जिसको बनाने का प्रोसेस काफ़ी डिफिकल्ट सा होता है, तो उसकी बनी हुई जो पॉटरी थी, उसकी बनी हुई जो कुछ बॉटल्स थी, उसमें परफ्यूम स्टोर करा हुआ जो है, हमें लगा कि इसमें परफ्यूम स्टोर करा जाता होगा, वो हमें कुछ घरों से मिला। तो हमें समझ में आ रहा है हाँ यार ये शायद अमीर लोगों के घर होंगे, और ये फ्योन्स जो है ये मटीरियल बनाना भी इतना मुश्किल है तो ये महंगा होता होगा, तो अमीर लोग ही इसको अफोर्ड कर पाते होंगे। कैसा है पूरा बता भी रखा है, सैंड से बनता है, सिलिका इसमें मिक्स करके फिर उसमें जो है कलर डाला जाता है और गम डाला जाता है, और तब भट्टी में इसको कुछ फ्योन्स के छोटे छोटे मटके बनाए जाते थे। तो फ्योन्स के पॉट हमें कम मिले, मतलब ये लग्जूरियस आइटम थी। फिर हमारे आर्कियोलॉजिस्ट भैया कंफ्यूज हो गए क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी जगहों पे हमारे को स्पिंडल होल्स मिले जो फ्योन्स के बने हुए थे। तो हमें लगा यार इतने सारे स्पिंडल होल्स फ्योन्स के मिले तो क्या फ्योन्स लग्जरी आइटम है भी या नहीं है। अब स्पिंडल होल्स क्या होते हैं, ये देखो फोटो, ये होते हैं स्पिंडल होल्स, ये ना कपड़ा बनाने के लिए यूज आते हैं, सिलाई वगैरह करने के लिए। तो कौन सी मोहनजोदारो में और बहुत सारी ऐसी जगहों में हमारे को फिर स्पिंडल होल्स भी मिलने लगे, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को। बट अगर हम स्पेशली बात करें ये फ्योन्स की, तो एक परफ्यूम की बॉटल मिली थी फ्योन्स की हमारे को, तो हमें समझ में आया कि हाँ यार शायद थोड़ी तो महंगी आइटम है ये लग्जरी वाली। और जो है गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड, पता है ऐसे कोई गोल्ड मिलना आसान थोड़ी था, तो काफ़ी सारे लोगों के घरों में से ना होर्ड्स के अंदर गोल्ड मिला। होर्ड्स क्या होते हैं, जैसे तुम्हारे घर में लॉकर है ना, वैसे इन लोगों के यहाँ पे मटके होते थे, उसके अंदर ये सोना छुपा के रखते थे। तो खाली जो है हमने जब खुदाई करी तो वहाँ से हमें ये गोल्ड के होर्ड्स मिले। अब हमें पता चल गया हाँ डिफरेंस तो था, बट इनके शहरों के बीच में डिफरेंस था कि हड़प्पा एंड मोहनजोदारो में ही हमें ये गहनों के भरे हुए सोने के होर्ड्स मिले, जो बाकी साइट्स थी शहर थे जैसे कालीबंगन, लोथल वगैरह, वहाँ हमें ये नहीं मिले। मतलब कि इनके यहाँ अमीरी गरीबी का कुछ फर्क तो था, और अमीर वाले शहर कौन से थे इनके, हड़प्पा और मोहनजोदारो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अब समझ में आ चुकी है। अब टॉपिक नंबर 5 पे आते हैं, जहाँ मैंने आपको क्या बताया, हम पढ़ने
पढ़ेंगे कि ये जो गहने बनाते थे तो उसके मोती वगैरह कहाँ से आते थे, किस टाइप के होते थे। तो इस टॉपिक का नाम है फाइंडिंग अबाउट द क्राफ्ट प्रोडक्शन। क्राफ्ट प्रोडक्शन मतलब गहने वहने बनते खाते, पहले उस शहर के बारे में जानते हैं। तो छनोदरो एक टाइनी सेटलमेंट है, यानी कि एक शहर है, इनका साइट बोला जाता है। मैप पे देखो ये बहुत छोटी सी है, लेस देन 7 हेक्टेयर्स, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के मुकाबले बहुत छोटी सी है। बट ये पर्टिकुलर एक एरिया था जहां पे सब टाइप का क्राफ्ट मेकिंग होता था, चाहे वो बीड यानी कि मोतियों का बनना हो, शेल कटिंग हो, शेल सिपियां जो होती है उससे कट करके ये गहने बनाती थी, मालाएं और कंगन वगैरह वो सब बनाना, सील मेकिंग जो सील है सील्स बनाना, साथ ही साथ में वेट जो तराजू के जो वेट होते हैं वो बनाना, वो सब का काम छनोदरो में चलता था। ठीक है, मटेरियल क्या था, किस किस मटेरियल से जो है बीड्स बना करते थे, मोती जो होते थे वो किससे बना करते थे। तो कार्नेलियन एक टाइप का स्टोन होता है रेड कलर का है, यू कैन सी ये होता है कार्नेलियन। तो कार्नेलियन से ये जो है बनाते थे। जैस्पर, ये देखो ये जैस्पर के बीड्स होते हैं। क्रिस्टल, कार्ड्स, स्टिएटाइट और मेटल जैसे कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, शेल हो गए, फ्योन्स हो गया, बर्न्ट क्ले हो गया, सब चीजों से ये बीड्स वगैरह बनाते थे। एक ये देखो ये इनका बहुत फेमस पत्थर है लेपिस लाजुली, ये अफगानिस्तान में मिलता है। तो ये शोटुगई से तब लाते थे लैपिस लाजुली, ब्लू कलर का ब्यूटीफुल पत्थर होता है ये। तो बीड्स जो है, अब बीड्स जब ये मोती मोती बना लेते थे तो अब बीड्स से ये मालाएं बनाते थे या ब्रेसलेट्स बना रहे हैं। तो बीड्स का जो है आपस में जोड़ने के इनके पास बहुत तरीके होते थे। तो या तो ये बीड्स बनाते थे जिसमें ये दो स्टोन्स को आप इकट्ठा कर दे, एक मोती बनाया उसमें दो पत्थर लिए उन्हें इकट्ठा कर दिया, या फिर काफी सारों को इकट्ठा आपस में चिपकाते हुए चले गए माला के टाइप में। और पता है इनफैक्ट ये कुछ ऐसे बीड्स भी बनाते थे जिनपे ये गोल्ड की कैप लगा देते थे। तो तुम कोई माला देखो जिसमें गोल्ड की कैप हो, तो वैसे टाइप से ये गोल्ड कैप वाले भी बीड्स की माला बना दिया करते थे। अब जो इनके बीड्स होते थे कैसे शेप्स के होते थे, जैसे आप देख सकते हो सिलेंड्रिकल शेप का है, ठीक है, नहीं ये तो बैरल शेप का, आई थिंक सो, रेक्टेंगल शेप, बहुत सारी शेप के बनाते थे ये, जैसे सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, बैरल शेप, सेगमेंटेड मतलब ऐसे सेगमेंट्स में बटा हुआ, ऐसे टाइप के ये डिफरेंट कलर के देखो ये अलग अलग बीड्स है। आई थिंक सो ये जैस्पर के बीड्स है, ठीक है। तो ये बीड्स बनाते थे। कुछ बीड्स के ऊपर इंसिसिंग हो रखी थी, इंसिसिंग मतलब नक्काशी कर रखी होती थी। इतने छोटे से मोती के ऊपर नाम लिखा है, कुछ लिखा है, नाम तो पता नहीं, हमें पढ़ने में नहीं आएगा। कोई मछली बनी है, कोई कुछ बना है, कोई कुछ बना है, मतलब नक्काशी करते थे इतने इतने से पत्थरों पे भी। जैसे आजकल सोने पे हम लोग देखते हैं ना फाइन कारीगरी हो रखी होती है, वर्क हो रखा होता है नेकलेसेस के ऊपर, वैसा ही होता था। बीड मेकिंग की अगर हम टेक्निक की इनकी बात करें तो वो डिपेंड करता था मटीरियल पे। इन्होंने बहुत सारे बीड जैसे बनाए थे, यहाँ फोटो देखो, ये बीड्स है स्टिएटाइट के। तो स्टिएटाइट एज आई हैव टोल्ड यू, ये इनका एक टाइप का, इनके यहाँ पे एक स्टिएटाइट मिलता था इन लोगों के यहाँ पे। स्टिएटाइट आज के समय पे भी हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, घर की टाइलें वगैरह जो बनती है ना उन सब में स्टिएटाइट यूज़ होता है। तो स्टिएटाइट को ये यूज़ किया करते थे बहुत सारे बीड्स बनाने के लिए, क्योंकि वो सॉफ्टली उससे बीड्स बन जाते थे, ठीक है। तो वेरी सॉफ्ट इजिली वर्क सम बीड्स मोल्ड पेस्ट विद स्टिएटाइट पाउडर। अब कुछ जो बीड्स ये बनाते थे वो स्टिएटाइट के पाउडर से बना लिया करते थे, क्योंकि फिर वो सॉफ्ट हो जाता था तो बीड्स बनने आसान हो जाते थे। और बहुत सारी ऐसी शेप जो ज्योमेट्रिकल शेप्स नहीं है, जैसे एक बच्ची सी बनानी है तो मैं बीड्स की ऐसी मोती की डॉल बनानी है, तो वो तुम उस वाले पाउडर के फिर जो क्ले बनती थी उससे कर पाते थे। तो स्टिएटाइट का ये लोग यूज़ करते थे। और माइक्रो बीड्स ये बनाते थे बहुत सारे हड़प्पा के लोग, बट हमें नहीं पता वो माइक्रो बीड जो है उसके बनाने की टेक्निक्स क्या होती थी, ठीक है। नाउ आर्कोलॉजिस्ट ने पता लगाया कि ये लोग जो कार्नेलियन स्टोन के जो है ज्वेलरी बनाते थे, तो कार्नेलियन स्टोन ये कैसे जो है क्या करते थे उसका। तो कार्नेलियन स्टोन जो है रेड कलर वाला, इसको निकालने के लिए एक प्रॉपर प्रोसेस होता था जहां पे येलो कलर के रॉ मटेरियल को वेरियस स्टेजेस पे बर्न करा जाता है तो गेट दैट रेड ब्राइट कलर। तो ये वो भी करा करते थे जिससे कि वो एक अच्छा सा बीड बना पाए उससे, ठीक है। साथ ही के साथ में हमें क्राफ्ट वर्क्स वाली जगहों पे जैसे छनोदरो में, और जहाँ पे भी हमें लगा कि यहाँ पे क्राफ्ट वर्क होता होगा, गहने बनते होंगे, कोई ये जगह है जहाँ पे कारीगरी चलती होगी इनकी, तो वहाँ पे हमें स्पेशलाइज ड्रिल्स मिली है पत्थर की बनी हुई, जिससे वो टूल्स हो गए उनके बीड्स बनाने के, ठीक है। लोथल में, छनोदरो में और ढोलावीरा में हमारे को जो है मिली है क्या, ड्रिल्स मिली है जिससे बीड मेकिंग होती थी। नाउ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, नागेश्वर, बालाकोट, मैप 1 मार्क का समय पूछा जाएगा। ये ऐसी दो साइट्स है मैप में, देखो ये है जो समुद्र के पास में थी, तो यहाँ से सिपियां जो शेल होती हैं वो इकट्ठे करे जाते थे और उससे कंगन बनाए जाते थे और भी अलग अलग चीजें बनाई जाती थी इससे, ठीक है। सिमिलरली इट इज लाइकली दैट फिनिश्ड प्रोडक्ट जैसे कि बीड्स हो गए वो छनोदरो और लोथल से लार्ज अर्बन सेंटर जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ले जाया जाता था। अब क्या, जैसे बीड बन गया, मोती बन गए, तो वो मोती और मनकों को ना हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भेज दिया जाता था, और वहाँ पे भी कुछ क्राफ्ट सेंटर्स होते थे जो फिर वो मोती से माला बनाएंगे, नेकलेस बनाएंगे, इयरिंग बनाएंगे, पायल बना दी, झुमका बना दिया, कुछ भी बना दिया उन्होंने, हेड पीस बना दिया कोई। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे से तो बीड्स बन गए, अब हमें वहाँ पे भी पता चला कि वहाँ पे भी कुछ जगह है जहाँ पे ये चीज़ों को और असेंबल करा जाता होगा अच्छे से, ठीक है। तो यही चीज़ आएगी आपके टॉपिक नंबर 5.1 में, आइडेंटिफाइंग सेंटर ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे आप ये जानोगे कि आर्कियोलॉजिस्ट के पास क्या तरीका था। मैंने तुम्हें कहा छनोदरो एक साइट थी, आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चला छनोदरो में क्राफ्ट बनता था,
मैंने कहा बालेश्वर और जो है नागेश्वर और बालाकोट के अंदर जो है क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है शेल के ऑब्जेक्ट से कंगन बनती थी। मुझे कैसे पता चला, आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चला? तो कुछ टेक्निक्स होती है जिससे आर्कियोलॉजिस्ट ढूंढते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट सबसे पहले ना रॉ मटेरियल देखते हैं कि आसपास में कौन सा ऐसा जगह है जमीन पे जहाँ पे रॉ मटेरियल गिरा हो, जैसे स्टोन, छोटे छोटे स्टोन गिरे हुए हैं, नोड्यूल्स, टिन के टुकड़े गिरे हुए हैं, और शेल के हों, वो कॉपर के हों, वो कार्नेलियन स्टोन के, और अलग अलग स्टोन के जहाँ टुकड़े मिल जाए। तुम्हें इतने माइन्यूट से भाई तुम आर्कियोलॉजिस्ट को ना ये मत समझो कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें खुदाई में निकल रही हैं। ये बैठ जाते हैं नीचे ज़मीन पे एक पतला सा ब्रश हाथ में लेके, और ये मिट्टी को ऐसे ही जैसे हम मेकअप करते हैं वो लगाते हैं ना ब्लशर वगैरह, वैसे ये मिट्टी को ऐसे इतने पतले पतले ब्रश से ऐसे ही वो करते रहते हैं, स्टडी करते रहते हैं, स्टडी। इन्हें कोई इतना माइन्यूट सा पार्टिकल वो भी रखते हैं, माइक्रोस्कोप पकड़ लेते हैं, और भी बड़ा अलग अलग तरीकों से कि कुछ भी इन्हें मिल जाए, कुछ एक हल्का सा तिनका भी अगर इन्हें मिल जाए ना, या जो हम देख भी नहीं पा रहे चीज़ इन्हें मिल जाए, फिर उसे लैब में ले जाकर टेस्ट कराते हैं और पता लगा लेते जी हाँ ऐसा होता होगा। तो इन्होंने रॉ मटेरियल्स को ढूंढा इधर उधर से। तो रॉ मटेरियल जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बेस्ट तरीका होता है सेंटर ऑफ प्रोडक्शन जाने का। जैसे छनदरों में इन्हें काफ़ी सारी जगहों पे वेस्ट मटेरियल मिला होगा, जैसे भैया एक मोती बनाया है तो मोती अगर गोल शेप का बनाया तो या फिर आपको अगर ट्रायंगल शेप का बनाया तो कुछ साइड्स बची होंगी, थोड़ा बहुत वो गिर गया होगा क्ले में से, उसमें से तो देख समझ में आ गया भाई यहाँ पे मोती वोती बनते होंगे, ठीक है। तो डिस्कार्डेड मटीरियल को जो है देखा जाता था। अब भैया हड़प्पा के लोग, और वैसे हम लोग जो है ना, हम काफ़ी इंडियंस कैसे होते हैं बचत करने के जो है शौकीन होते हैं, और हम मानते हैं ऐसी में बहुत अच्छी है, तो हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट को भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे अगर मैं खुद बताऊँ तो जब कभी मैं कोई पेपर को कट करूंगी ना, तो जो बचा हुआ पेपर है उसे किसी ना किसी तरीके से यूज में लाने का हमारा ये होता है कि उसको भी यूज कर लो। अब क्ले बची है तो वो क्ले को भी जो साइड्स में से बचे तो यूज करने की करते होंगे। तो वेस्ट मटेरियल हमें बहुत आसानी से नहीं मिलता था, बहुत मुश्किल से हमें वेस्ट मटेरियल जो है मिला करता था, जिससे हम पता लगाते थे कि हाँ यहाँ पे जो है ये पर्टिकुलर प्रोडक्शन होता होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, स्ट्रेटेजीज ऑफ प्रोड्यूसिंग मटीरियल। मैंने कहा ये कार्नेलियन स्टोन इनके पास था, आया कहाँ से? मैंने कहा लैपिस लजुली तुम्हें बता दिया अफगानिस्तान से आया, मैं कह रही हूँ जैस्पर के मोती बनाते थे, ये आ कहाँ से रहा था? ये इनके पास में इतने बढ़िया बढ़िया पत्थर क्रिस्टल आ कहाँ से रहे थे? अब वो जगहें जानिए पर्टिकुलरली जहाँ से ये वो पर्टिकुलर स्टोन को ऑब्टेन करते थे। तो वेरियस क्राफ्ट मटेरियल को सीख करा जाता था विद इन द एस्टैब्लिशमेंट, यानी कि इंडस वैली के अंदर ही जो है मिल जाती थी। जैसे कि हमें चाय पत्ती चाहिए तो हम आसाम से, हमारे लोगों के यहाँ सबके यहाँ जो है ना, आप अगर अपनी लोकल दुकान पे जाओगे जहाँ पे चाय पत्ती आपको मिल रही है तो वो असम से ही आई होती है चाय, वो हम लोगों की। अब कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे इंडिया में नहीं मिलती तो वो पहले कोई फॉरेन कंट्री से इंडिया में आएगी, फिर आप लोग इंडिया में फिर वो बिक रही होगी। तो अगर हम बात करें नॉर्मल, काफ़ी सारे ऐसे स्टोन्स होते थे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर ही मिल जाते थे। जैसे कि नागेश्वर और बालाकोट से शेल मिलता था, शोरतुगई अफगानिस्तान से लैपिस लजुली मिलता था, लोथल से जो है कार्नेलियन मिल जाता था, स्टेटाइट नॉर्थ गुजरात और राजस्थान से मिल जाता था। और राजस्थान की एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि राजस्थान में खेतरी रीजन है, खेतरी रीजन का कॉपर बहुत फेमस है, ठीक है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय पे भी खेतरी रीजन से कॉपर ये लोग खरीदा करते थे राजस्थान से, या लिया करते थे। अब खरीदा करते थे मैंने क्यों बोला, क्योंकि राजस्थान के अंदर हमने देखा कि एक पर्टिकुलर एरिया था, वहाँ पे जहाँ जो लोग रह रहे थे उनका कल्चर हड़प्पन कल्चर से डिफरेंट था। कल्चर मतलब समझ जाओगे अब आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, कल्चर मतलब रहने सहने का तरीका, बर्तन हो गए, घर हो गए, वो हड़प्पा वालों से अलग था। तो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने उसे कहा गानेश्वर जोधपुर कल्चर। तो जो है राजस्थान के गानेश्वर जोधपुर कल्चर के जो लोग थे, हो सकता है वो हमारे जो है हड़प्पा वालों को कॉपर बेचते हो, बदले में कुछ उनसे जो है एक्सेप्ट कर लेते हो, तब बाटर सिस्टम चलता था। तो भाई खेतरी रीजन से हमारे यहाँ पे कॉपर आता था हड़प्पा के, साथ ही के साथ में साउथ से गोल्ड लिया करते थे। वहीं KGF की जो है हमारी सिटी ऑफ गोल्ड है वही जो उसमें दिखाई गई है, तो आज तब से वहाँ पे गोल्ड है, तो वहाँ से गोल्ड मंगवाया जाता था। तो इस तरीके से लोकल मतलब विद इन द इंडस वैली, इंडिया के अंदर से हमारे यहाँ इस तरीके से ये लोग ये पर्टिकुलर चीज़ों को ऑब्टेन करते थे। अब ऐसा नहीं है कि बाहर के देशों से ट्रेड नहीं था, देयर वाज अ कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड ऑल्सो। अब हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन है, वही हम रशिया को इम्पोर्ट कर रहे हैं, चाइना को कर रहे हैं, अमेरिका को कर रहे हैं, यूरोप की कंट्री में इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम आज से नहीं हो रहा है, तब से हो रहा है ये सब चीज़ें। ये देखो आप, अब जब हड़प्पा के लोग थे, हमें लगता है ना पुराना ज़माना क्या ही होगा, घर बैठे रहते होंगे लोग, खाना खाते होंगे, होगा कि बस खत्म जिंदगी। नहीं, ऐसा नहीं था। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी होते थे, ये सी के थ्रू भी शिप विप में बैठ के जाते थे ट्रेड करने के लिए, और सब टाइप का ट्रेड करना इन्हें आता था। तो कॉपर का हमें पता चला कि भाई कॉपर से हमें पता चला कि हाँ हमारे जो है बाहर के देशों से जो है ट्रेड लिंक्स थे। कैसे? जो कॉपर था हमने चेक करा उसको, जो भी कॉपर के बर्तन जो है इंडस वैली में मिले, तो उनको चेक करा, तो उसमें जो निकल आया, निकल की जो वो पता चली, वही जो है ओमान के कॉपर में वही निकल था। तो इनका काम होता है ये पता लगा लेते हैं आर्कियोलॉजिस्ट लैब वैब में जाके। तो इनको पता चल गया कि भाई मतलब कि ओमान से कॉपर को हड़प्पा आता होगा, और फिर हड़प्पा के लोग कॉपर की वो बनाते होंगे कुछ भी आइटम्स, ठीक है। तो फिर हमें समझ में आ गया कि भाई इन लोगों का जो है ट्रेड लिंक्स थे किसके साथ में, ओमान के साथ में। अब एक मैप दे रखा था बुक में, शायद मैंने उसे पेस्ट नहीं करा यहाँ पे, तो अभी मैं PIP में लगाती हूँ, देखो आपकी किस तरीके से ओमान का और हमारे हड़प्पा का जो है ट्रेड हुआ करता था। अब हड़प्पा का एक जार मिला है जिसको कोट किया गया था ब्लैक क्ले से इन ओमान। ये रहा देखो वो जार, ये जार मिले, हमारे यहाँ नहीं मिले, ये ओमान में मिलते थे ये जार।
ये जार है हड़प्पा का। हमें कैसे पता चला? क्योंकि हड़प्पा में से बहुत सारे जार मिले और इसको एक पर्टिकुलर ब्लैक कलर की क्ले से कोटिंग करी गई है, जैसे इसके अंदर कोई लिक्विड अगर डाला हो तो वो बाहर ना निकले, जैसे जब जा रहा होगा शिप पे बैठ के तो वो चीज़ बाहर ना आए। तो इससे हमें समझ में आया कि हम कॉपर खरीदते होंगे ये पर्टिकुलर जार की आइटम जो है उन्हें बेच के। अब इसमें हम सरसों का तेल डालते थे, कोई जूस डालते थे, कोई कुछ भी डालते होंगे, हमें नहीं पता, कोई लिक्विड आइटम हम उन्हें दिया करते थे और उनसे हम जो है क्या खरीदते थे? कॉपर खरीदते थे। तो अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं पता क्या एक्सचेंज होता था, बट एक्सचेंज होता था। नेक्स्ट हमारे को जो है ना, ये अंग्रेजों को जो है और आर्कियोलॉजिस्ट को बेसिकली प्रूफ चाहिए था कि हाँ ये सिविलाइजेशन है हमारी। तो मेसोपोटामिया की जो हमने जब टैबलेट्स पढ़ के आए उसमें मेसोपोटामिया टैबलेट्स होती थी, तो मेसोपोटामिया की टैबलेट से हमें बिल्कुल प्रूफ मिल गया कि हाँ हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन उस जमाने की और हमारा मेसोपोटामिया से भी लिंक्स कुछ थे। क्योंकि हमें एक टैबलेट मिली, यानी कि एक रिटन पीस मिला, उस पर हमें एक जगह मिली दिलमन लिखी हुई, जो आइलैंड ऑफ बहरीन है आज के समय का। साथ ही के साथ में मगन और महलुआ, उन्होंने किसको लिखा हुआ था? हमारे हड़प्पा को। हमें कैसे पता चला? क्योंकि उन्होंने उस अपने पर्टिकुलर पैराग्राफ में जो उसमें मेंशन था स्क्रिप्ट में, उसमें लिखा हुआ था कि उन लोगों के यहाँ पे मगन और मेलुआ से ये पर्टिकुलर आइटम्स लाई जाती है। कौन कौन सी? कार्नेलियन, लेपिस lazuli, कॉपर, गोल्ड, वुड। और ये चारों पांचों आइटम हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन की, एक मत करो कि ये इनके हमारे मार्क्स थे कि हमारे पास में जो है लेपिस lazuli था, कॉपर भी था राजस्थान वाले एरिया में, गोल्ड भी था और वुड भी था। तो ये मेसोपोटामिया वाले हमारे से खरीदा करते थे। तो पक्का हो गया कि हम मगन और मेलुआ, इन्होंने हमारे को नाम दे रखा था। अब पता नहीं मगन शायद हड़प्पा हो, मेलुआ शायद मोहनजोदारो को कहते हो या किसको कहते हो, बट यस ये हमारा नाम है मगन एंड मेलुआ। तो हमारे मेसोपोटामिया से भी लिंक्स थे। ठीक है जी। तो विद दिस ये टॉपिक कंप्लीट आ जाए टॉपिक 7 पे, सील, स्क्रिप्ट्स एंड वेट्स। तो दिक्कत अब गाइज यही रही कि हमारे को ना इनकी राइटिंग समझ में नहीं आ पाई। इनकी क्या, हम लोगों की यही पुराने ज़माने की, हमें जो लिखावट है ना वो समझ नहीं आ पाई। ये देखो, ये एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल है एंशियंट साइन बोर्ड का, हड़प्पा के साइन बोर्ड है ये। तो इस पे जो ये लिखा हुआ है, जैसे आपने ना मेसोपोटामिया का देखा तो हमने वहाँ पे वो वेजेस शेप वाले अक्षरों को पहचान लिया था, हाँ ये क्या लिखे हैं, बट हम अभी अपना जो है इसका स्क्रिप्ट पता नहीं लगा पाए हैं। तो जब पता लगा लेंगे तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी अपना पास्ट को समझने में। अभी पास्ट समझने के लिए बहुत दिक्कतें आती हैं कि कहीं भी कोई मटका मिला है तो पहचानो भैया किस काम में आता होगा। तो हमें सील्स और सीलिंग्स पे जो है जो भी लिखा हुआ है समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो सील्स और सीलिंग की अगर हम बात करें, सील 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 वाली सील मत सोचो समुद्र में रहती है, ये है सील्स। तो ये प्रोटोशिवा की सील है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो सील है, इस पे जो ये पिक्चर है, ये देखो ये यौगिक पोस्चर में है और आसपास में एनिमल्स हैं। तो ये शिव कहा जाता है कि ये जो सील है ये प्रोटोशिवा की सील है, ऐसा बोला जाता है। और भी बहुत सारी सील्स हमें मिले। तो इन सील्स का काम क्या होता था? तो सील्स ट्रेड के लिए काम आती थी। जो भी कोई बैग होता था, जैसे कोई बोरा है उसमें कुछ पर्टिकुलर सामान है, तो सेब है उसमें, उसे कहीं पहुंचाना है, बेचना है उसको, तो उस बैग के ऊपर सील लगा दी जाती थी। और सील क्या होता था पता लगता था, अगर कोई उस बैग को खोलेगा तो वो सील टूट जाती थी, तो पता चल जाएगा हाँ किसी ने छेड़खानी करी है। और सील के ऊपर जो सेलर होता था या जिसका वो पर्टिकुलर बैग है जो भेज रहा है, उसका नाम भी लिखा होता था। अब वो नाम कुछ ऐसे ही ये एनिमल सिंबल्स में लिखा होता था या रिटन पूरा होता था, वो हमें नहीं पता है, बट हमें पता है कि कोई एक आइडेंटिफिकेशन गिवन होता था सील्स में। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के लिए सील्स को यूज़ करा जाता था। अगर देखो जैसे कोई ओमान गया हमारे यहाँ से कोई पर्टिकुलर बोरा भर के कोई चीज़, तो उस पर सील लगी है, अगर बीच में किसी ने छेड़खानी करी है तो वो सील टूटी होगी और फिर खराब हो चुकी होगी। तो वहाँ पर पता चल जाएगा ओमान के लोगों को कि यहाँ पे बीच में कुछ छेड़खानी हुई है इस पर्टिकुलर बैग के साथ में। एंड एनग्मेटिक स्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट पे आते हैं। स्क्रिप्ट मतलब राइटिंग, जैसे हम हिंदी बोलते हैं, हम हिंदी लिखते हैं, तो हिंदी की जो है अगर मैं लिपि की बात करूँ तो देवनागरी है। ठीक है, उर्दू की क्या है बताओ मेरे को? अंग्रेजी की रोमन लिपि है, हमें पता है। वैसे ही अगर हमें इस लैंग्वेज को डिसाइफर करना है तो हमें लिपि विपि पता लगानी होगी, वो हम नहीं लगा पा रहे हैं, अभी काम चल रहा है, जारी है इसके लिए। तो हड़प्पा की अगर हम फिर भी राइटिंग की बात करें, लिखावट की, तो ये लोग जो है ना लिखा करते हैं नेम और टाइटल ऑफ द ओनर सील्स के ऊपर। ठीक है, और ये एनिमल सिंबल्स का काफ़ी यूज़ करते हैं। मतलब हमें लगता है शायद इन लोगों के यहाँ लोगों को ज़्यादा पढ़ना लिखना ना आता हो, और शायद आता हो बहुत ज़्यादा, ये अभी कन्फ्यूजन है। क्योंकि हर चीज़ पर लिखा है इन्होंने, चाहे कोई पेरिशेबल आइटम हो, बर्तन हो, मिट्टी हो, पौधे तो नहीं होंगे, मतलब बहुत सारी ब्रिक्स के ऊपर हर चीज़ पर इन्होंने लिख रखा है। तो क्या पता लिटरेसी हो, बट एनिमल सिंबल बहुत यूज कर रखे हैं, तो मे बी लिटरेसी ना हो, हमें भी कंफ्यूजन है, क्लियर नहीं है। जितनी भी इंस्क्रिप्शंस होती थी इनकी या जो भी हमें लिखावट की चीजें इनकी मिली है, वो 26 साइंस की होती थी ज्यादातर, कि 26 साइंस होते थे, उससे लंबी हमें नहीं मिली। बट टोटल में इनके 350 से 400 अल्फाबेट्स हमारे को इनके दिखे हैं। क्योंकि जैसे आप समझ पाओ, साइंस देखिए, कुछ कॉन्सोनेंट्स थे, कुछ वॉवल्स थे, तो बहुत सारे, मतलब जैसे जापानीज में कहते हैं बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है, बहुत सारे उनके लेटर्स होते हैं। तो इनके 375 से 350 नहीं, सॉरी करेक्ट कर लो, 375 से 400 अल्फाबेटिक साइंस हमारे को इनके मिले हैं। स्क्रिप्ट की अगर बात लिखे तो ये राइट टू लेफ्ट लिखा करते थे। हमें कैसे पता चला कि ये कॉपी में राइट साइड से शुरू करते थे एंड लेफ्ट साइड तक जाती थी कॉपी। क्यों? क्योंकि जो है राइट साइड में तो बड़ा सुंदर सुंदर लिख रखा था, और जो है लेफ्ट साइड तक जाते जाते क्रैम्पिंग कर रखी थी, जैसे कि बिचका के लिखने का। हमारे साथ भी ऐसे होता है, कॉपी में हम लिखते हैं
शुरू में जगह लीव कर करके लिखते हैं और एंड तक आते आते अपनी लाइन में जगह कम लीव करने लगते हैं, अनटाइडी लिखते हैं। तो वही चीज़ इनके में देखी तो हमें समझ में आया, ये राइट टू लेफ्ट लिखा करते थे अपनी कॉपी के अंदर। इनकी राइटिंग की बात करें तो सील्स पे लिखा है इन्होंने, जार की जो रिम्स होती है ना, जैसे जैम की बॉटल देखो, उसकी जो गर्दन होती है, बॉटल जिसमें से पानी पीते उसकी जो गर्दन होती है, जो उसका नेक होता है, उस पर लिख दिया करते थे। कॉपर के बर्तनों पे लिखते थे, टेराकोटा टैबलेट्स पे ये लिखते थे, तो लिखते तो बहुत थे, ठीक है जी। ज्वेलरी पे लिख देते थे, अरे हड्डियों पे लिख देते थे, ये एंशिएंट साइन बोर्ड से। तो मे बी लिटरेसी वाइड स्प्रेड थी, अभी आगे ये पता चलेगा मे बी लिटरेसी नहीं थी क्या, हमें नहीं पता भाई साहब। चलो वेट्स की बात करते हैं। तो भाई ये इतना ट्रेड करते थे तो तराजू, वेट्स, इन सब की इन्हें बहुत जरूरत होती थी। तो वेट जो है एक पर्टिकुलर जो है एक वेट इनका बनता था, जिसे चर्ट कहा जाता है। क्यूबिकल होते थे इनके वेट्स, क्यूब के फॉर्म में होते थे इनके वेट्स। लोअर डिनोमिनेशन के वेट होते थे 1 2 4 8 16 32 तक, और ये जाते थे 12,800 से। एंड वाइल बड़े बड़े डिनोमिनेशन की अगर इनके वेट की बात करो तो वो भी बहुत ज़्यादा पहुंच जाते थे। तो इनके यहाँ पे छोटी चीज़ों को वे करने के लिए, क्योंकि बीज बनाए मोती मन के बनाने, तो इतने से वेट्स भी होते थे। जैसे सुनार की दुकान पे होते हैं ना छोटे छोटे वेट्स, ग्राम नापने के लिए भी, वो भी थे, बड़े बड़े भी थे। मेटल स्केल प्लान, जो अभी सब्जी वाले भैया जो आते हैं तो वो लाते हैं ना तराजू मेटल वाला, जिसमें तो वो पैन लगे होते हैं और उसमें रख के, वो भी इनके यहाँ से हमारे को मिले, तो वो भी ये लोग यूज करते थे। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, एंशिएंट अथॉरिटी। अभी यहाँ पे जो है आर्कियोलॉजिस्ट ने ये सोचा, हड़प्पा के बारे में सब जान तो गए हो, हड़प्पा को राज कौन करता था इंडस वैली को, ये जानो। तो इस पे बहुत कंफ्यूजन हुई, क्योंकि हम लोगों को कोई एक ऐसा पर्टिकुलर जगह नहीं मिली जिसको हम कहें ये महल है। एक जगह को मोहनजोदड़ो में पैलेस कहा था, बट उसके अंदर जाके देखा तो कोई पैलेस वाली आइटम नहीं मिली, वरना राजमहलों से क्या मिलता था, सोना, हीरे जवाहरात, बड़े बड़े सिंहासन, ये वो, उसमें कुछ नहीं मिला। ठीक है, बस एक स्टैचू मिले थे हमारे को, तो हमें लगा शायद ये कुछ हो इंपॉर्टेंट। तो हमें कोई ऐसी जगह नहीं मिली हड़प्पा की जिसे हम कहें कि ये पैलेस है, क्या है। तो लोगों को, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत कंफ्यूजन है कि हड़प्पा का राजा हुआ करता था, एक राजा था या कई राजा थे। तो ये लेट्स डिस्कस दिस पॉइंट्स, ठीक है। तो हड़प्पा में कोई ना कोई तो पावर थी सिविलाइजेशन के अंदर, इंडस वैली के अंदर, जो सब कुछ देख रेख करती थी। ये तो तुम मानोगे भाई, इतने बड़े शहर, हर शहर एक तरीके से कब बनेगा, जब कोई एक ऊपर बैठ के बता रहा होगा जी ऐसे बने हैं। हर जगह नालियाँ ऐसी बनवानी है, ढकवानी है, सफाई होनी है, कमरे ऐसे बनेंगे, घर ऐसे बनेंगे, ग्रेट बात ऐसे बनेगा, 90 डिग्री पे सड़कें मीट करनी चाहिए, ब्रिक के प्लेटफॉर्म पे वो बनेंगी। तो उसके लिए जो है प्लेटफॉर्म बनाने के लिए लेबर की जरूरत है, मिस्त्री आएंगे, मजदूर आएंगे, ये सब काम करने के लिए कोई हेड्स चाहिए ना, जो ये सब काम को अपनी देख रेख में कराएंगे। जैसे तुम अपने घर पर इंटीरियर डिजाइनिंग कराते हो तो डिजाइनर आएंगे, चेक करके जाएंगे, तो कोई हेड चाहिए। और उनके भी, वो किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे, उनके भी हेड होंगे, तो वी नीड अ हेड। हेड कौन था पता ही नहीं हमारे को हड़प्पा के अंदर। तो काफी सोचा जाता है कि भाई हेड कौन होगा। तो ये 8.1 टॉपिक में पता चलेगा, प्लेसेस, पैलेसेस एंड किंग में। तो ये मैंने आपको बताया है कि हमें कोई भी जगह ऐसी नहीं मिली जिसको हम महल कह दें। हाँ, मोहनजोदारो की सिटाडेल में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मिली है, बट वो भी ऐसी नहीं है कि हम कह दें हाँ ये राजा का राजमहल होगा। बट एक स्टोन स्टैचू मिला हमारे को, जो ये रहा, ये देखो फोटो के अंदर, ये स्टोन स्टैचू, इसको इन्होंने कह दिया, आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा प्रीस्ट किंग। हमें पक्का नहीं पता है प्रीस्ट किंग क्यों कहा इनको, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर स्टैचू है ये मेसोपोटामिया में प्रीस्ट किंग होते थे, उनसे मिलता हुआ लगा। तो ऐसा सोचा गया कि क्या पता ये प्रीस्ट किंग हो, इन्हें कहा दिया गया है ये प्रीस्ट किंग है। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये हड़प्पा के राजा थे, नहीं, हमें नहीं पता हड़प्पा का राजा कौन था। तो आर्कियोलॉजिस्ट के डिफरेंट डिफरेंट अपने माइंडसेट्स हैं, कोई कहता है ऐसा होगा, कोई कहता है ऐसा होगा, ठीक है जी। तो कुछ लोग कहते हैं कि कोई भी रूलर नहीं होगा, कोई राजा ही नहीं होगा हड़प्पा का, सबका इक्वल स्टेटस होगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है भाई, कोई राजा के या कोई तो होगा ना लीडर, तभी तो इतना बढ़िया सिस्टम चल रखा है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि एक सिंगल रूलर होगा, यानी कि पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक राजा होगा, वो अपने अंडर पे सब करवा रहा है। कुछ लोग कहते हैं सबके अलग राजा होंगे, मोहनजोदारो का अलग राजा, हड़प्पा का अलग, चंद्रदरो का अलग, आगे बालाकोट नागेश्वर का अलग। तो ये चीज भी आर्कियोलॉजिस्ट कहीं को नहीं अच्छी सही लगती। कुछ कहते हैं हाँ ऐसा होगा, कुछ कहते हैं नहीं, इतने सारे अलग अलग राजा होंगे तो कोई कहेगा मैं नाली इस वाले पत्थर से ढकवाऊंगा, कोई कहेगा मैं नाली ढकवाऊंगा नहीं, मैं क्यों पैसे खर्च करूँ बेफालतू के, कोई कहेगा कि 90 डिग्री पे सड़कें बनवाओ, कोई कहेगा सड़कें बनवाओ क्यों, मैं सारे ऐश्वर्य में पैसा जो है उड़ाऊंगा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक अलग अलग राजा सेम टू सेम करेंगे, नहीं ना। तो और लास्ट में जो सबसे ज्यादा लोग मानते हैं वो कहते हैं कि शायद वन स्टेट हो सकता है स्टेट ही हो, इनका डेमोक्रेसी वगैरह भी हो, या फिर एक ही जो है पर्टिकुलर एक बॉडी ऑफ सिटीजन्स हो जो मिलकर डिसीजंस लेती है और पूरा सिस्टम चला रही है, जैसे अभी हमारी कंट्रीज में होता है। मे बी वन स्टेट हो हमारे हड़प्पा के अंदर। तो सबसे ज्यादा लोगों को लगता है कि वन स्टेट होगी हड़प्पा में, कुछ रूलर्स ऐसे होंगे जो मिलकर पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए, इंडस वैली के लिए डिसीजंस लेते होंगे, ठीक है। समझ में आ गया अथॉरिटी। अब आते हैं लास्ट टॉपिक, 9 टॉपिक पे, लास्ट में है द एंड ऑफ सिविलाइजेशन, कि हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म कैसे हुई। मैंने आपको बताया 1900 BCE के बाद से इसकी खत्म होने की शुरुआत हो गई थी। वो हमें पता चला कैसे, लेटर हड़प्पन कल्चर में। लेटर हड़प्पन कल्चर में कैसे हमें पता चला कि ये खत्म हो रहा था। अब जो पॉपुलेशन थी वो गुजरात, हरियाणा और वेस्ट उत्तर प्रदेश की तरफ पहुंचती जा रही थी, ठीक है। तो पहले बहुत पॉपुलेशन यहाँ मोहनजोदारो है, हड़प्पा है, अब ना यहाँ पहुंचती जा रही थी वेस्ट की तरफ, यूपी की तरफ, यहाँ पे इस तरफ पे जो है हरियाणा गुजरात की तरफ पॉपुलेशन पहुंचती जा रही थी। अब पॉपुलेशन पहुंच रही थी कोई बात नहीं, बट इनका कल्चर डिट्रॉइट हो रहा था। वो जो बड़ी बढ़िया पॉटरी मिलती थी मिलनी बंद हो गई, जो बढ़िया बढ़िया बीड्स मिल रहे हैं
मिलने बंद हो गए। अब एग्रीकल्चर ज़्यादा दिखने लगा, बड़े बड़े शहर, सुंदर सुंदर ग्रेट बार, ग्रेनरीज, ये सब दिखनी हमारे को बंद हो गई। मतलब इनका कल्चर डिट्रॉइट हो रहा है, पैसा खत्म हो गया, दिक्कत आ गई कोई, जिस वजह से ये नहीं बना रहे थे। वी डोंट नो द एक्चुअल रीजन। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जो ये कर रहे थे उसके जो है प्रूफ मिलना हमारे को बंद हो गया। क्राफ्ट रिड्यूस हो गया, हाउस का स्ट्रक्चर डिट्रॉइट हो गया। कहाँ पक्के मकान बन रहे थे 2-2 मंजिल के, अब ऐसा बन रहा है कि बहुत छोटे छोटे से मकान बन रहे हैं। तो रूरल वे दिखने लग गया, अब गाँव वाला सा दिखने लग गया, गाँव की सेटलमेंट दिखने लग गई। बड़े बड़े शहरों से मैच्योर हड़प्पन कल्चर से बहुत डिफरेंट हो गया हमारा लेटर हड़प्पन कल्चर। तो हमें समझ में आ गया ये सिविलाइजेशन एंड की तरफ जा रही थी। अब ये चेंजेस क्यों आए होंगे? कुछ लोग कहते हैं क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, इस वजह से रिसोर्सेज एंड हो गई होंगे। कुछ कहते हैं इतने पेड़ काट के इन्होंने जो है डिफॉरेस्टेशन करा होगा, तो भाई इतना चीज़ रिसोर्सेज नहीं बची होंगी। कोई फ्लड आ गई हो, बहुत बड़ी बाढ़ आ गई हो, जिससे पॉपुलेशन बहुत सारी मर गई हो और फिर नए लोग इतना बढ़िया सेटलमेंट कर ना पाए हो, शिफ्ट हो गए हो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग हैं कहीं और, क्योंकि रिवर सूख गई हो, इंडस वैली की रिवर सूख चुकी हो हमारी, ठीक है, इंडस रिवर। ओवर यूज ऑफ लैंडस्केप, बहुत यूज़ कर लिया होगा लैंडस्केप को, तो वो खराब हो गया हो इसलिए। कुछ कहते हैं एंटायर सिविलाइजेशन कोलैप्स हो गई होगी, ठीक है। कुछ कहते हैं हड़प्पन स्टेट केम टू एन एंड एज इट्स डिसअपीयरेंस ऑफ सील, स्क्रिप्ट, डिस्टिंक्टिव बीड्स एंड पोएट्री। कुछ कहते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हो गई होगी क्योंकि इनकी सारे डिस्टिंक्ट चीज़ें एंड हो चुकी हैं। कुछ जो है ऐसा मानते भी हैं, पता है आपको, हिस्ट्री टीवी पे आप देखोगे कुछ ऐसा कहते हैं कि कोई एलियन इन्वेजन हो गया था हमारे इस हड़प्पन के ऊपर, तो शायद हमारी ये सिविलाइजेशन एंड हो गई हो, ठीक है। अब बहुत चेंजेस आ गए थे अर्ली हड़प्पन कल्चर से मेच्योर में बहुत बढ़िया रहा। लेट में देखो क्या चला गया, वेट सिस्टम जो था इतना बढ़िया कि भाई इतने इतने शॉर्ट वजह से उसके भी वेट हैं, बड़े बड़े भी हैं, वो सब जो है रिलैप्स होता जाता है। मतलब कि कहते हैं ना नई नई टेक्नोलॉजी आती है नए ज़माने में और पिछड़े हुए होते जा रहे थे, ठीक है जी। स्टैंडर्डाइज्ड वेस्ट सिस्टम खत्म हो चुका था, शहर खत्म हो चुके थे, गांव का बन गया था, ठीक है। तो विद दिस हम समझ चुके हैं कैसे जो है हड़प्पा जो है एंड हो गया था हड़प्पा का, ठीक है। अब अगर हम बात करें 10.1 टॉपिक पे आते हैं, या फिर 10 टॉपिक पे आते हैं, डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। नो फाइनली हम ये जानेंगे, अब पूरा चैप्टर पढ़ लिया, हड़प्पा ऐसा था, ऐसे शहर थे, ऐसा था इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप ये जानोगे कि इसको डिस्कवर किसने करा था, पता कैसे चला कि इंडिया की जमीन के नीचे इतनी एंशिएंट सिविलाइजेशन है। तो शुरुआत होती है कनिंघम जी से। ये है अलेक्जेंडर कनिंघम, ये हमारे जो है एएसआई की फुल फॉर्म बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर। उसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे। 19th सेंचुरी में इंडिया में एग्जैक्यूएशंस होनी शुरू हो गई थी। 19th सेंचुरी का टाइम पीरियड यहाँ मार्क कर दिया, देख लो कितना होता है, ठीक है। और जो है अगर हम इनकी बात करें पर्टिकुलरली कनिंघम की, तो ये जो हिस्ट्री में कोई भी चीज़ को चेक करते थे तो ये चेक करने के लिए रेफर करते थे टेक्स्ट एंड इंस्क्रिप्शन अकाउंट्स लेफ्ट बाय चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम। तो चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम का जो लिखा हुआ जो भी एक पर्टिकुलर हमारे पास टेक्स्ट थे कहो, या जो उनकी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हो गई, उनको पढ़ के जो है ये कनिंघम हमारी हिस्ट्री को पता लगाता था, या कहीं की भी हिस्ट्री को, ठीक है। कौन से पिलग्रिम्स आप लोग कहोगे चाइना वाले हमारे, तो जो चाइना के बुद्धिस्ट पिलग्रिम इंडिया आए थे ना, और उन्होंने जो इंडिया के बारे में लिख रखा था उसको पढ़ के कनिंघम पता लगाते थे कि भैया हिस्ट्री क्या है इंडिया की, ठीक है। और वो जो बुद्धिस्ट पिलग्रिम इंडिया आए थे, चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम, वो आए थे 4th से 7th सेंचुरी सीई के अंदर। और हमारा हड़प्पा कब का है? 2600 बीसी का, भाई साहब, उससे भी पहले का। और ये क्या है? 4th-7th सेंचुरी बीसी, अभी की बात है, समझ लो तुम। तो ये उसको पढ़ा इतने पुरानी चीज़ों को पता लगाने के लिए। तो कनिंघम हमेशा कंफ्यूजन में रहते थे। कई बार ऐसा होता था कि कनिंघम क्या करते थे, कोई भी चीज़ अगर इंडिया में से निकलती है तो वो उसका जो है रेफरेंस लेते थे कि देखता हूँ जरा चाइनीज़ के टेक्स्ट में दिख रहा है, नहीं दिखता था तो वो समझ में नहीं आता था भैया ये आइटम, ये आर्टिफैक्ट किस ज़माने का है। तो कनिंघम काफ़ी कन्फ्यूजन में रहते थे। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे पहले कभी हड़प्पा की कोई आइटम नहीं निकली, नहीं, मतलब लोगों के घर में होते, लोगों ने ईंटों के कुछ कुछ अपने यूज़ करना शुरू कर दिया। आर्कियोलॉजी जाके पूछते थे ये ईंटें कहाँ से हो गए थे, ज़मीन में से निकल रही है, कभी कोई सील निकल रही है, कभी कोई बर्तन निकल रहा है, निकलते रहते थे। बट ये लोग फ्रेम में बिठा नहीं पा रहे थे कि ये कौन से ज़माने का है, क्या बहुत पुराने ज़माने की कोई चीज़ निकले। क्यों? क्योंकि कनिंघम तो चाइनीज़ पिलग्रिम टेक्स्ट को ही यूज़ करते थे। अब एक बार एक इंग्लिशमैन ने कनिंघम को सील दी, इन्होंने खुद ड्राइंग भी करी उस सील की। तो कनिंघम ने उस सील को जब अगर बिठाने की कोशिश करी तो उन्हें समझ में नहीं आया, क्योंकि वो चाइनीज पिलग्रिम टेक्स्ट को यूज़ करते थे और हम उससे 3000 साल पीछे की बात कर रहे थे, ठीक है। अब इंडिया की हिस्ट्री बिगेन हुई, अभी तक लोगों को लगता था कि गंगा वैली से, जो आप चैप्टर 2 में पढ़ोगे कि गंगा वैली के किनारे पर जो हमारी सभ्यता बसी उससे, बट ऐसा नहीं था। अभी बहुत पुराने थे हम लोग और 3000 साल पहले जाना था लगभग, आप मान लो। हमारी शुरुआत हुई थी सिंधु घाटी से, यानी कि इंडस वैली से, ठीक है जी। अब कनिंघम एंड कन्फ्यूजन ये समझ में आ गया आपको, टॉपिक यही है। चाइनीज पिलग्रिम टेक्स्ट को वो रेफर करते थे, तो इसलिए वो हमारे इंडिया का पास को समझ नहीं पा रहे थे। कोई आर्टिफैक्ट आता था भी, क्योंकि हम उससे बहुत पहले जमाने की बात कर रहे थे, ठीक है जी। गाइस, तो अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक नंबर 10.2 अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन। इस टॉपिक में तुम्हें ये पता चलेगा कि हड़प्पा के बारे में पता कैसे चला। भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ऐसे किसको आगे पता चल गया कि भाई यहाँ पे खुदाई करो, यहाँ पे कुछ है जमीन के नीचे। तो क्या हुआ था, राखलदास बनर्जी जी और दूसरे हैं दयाराम साहनी जी। तो दोनों के नाम याद रख लो। ये वो आर्कियोलॉजिस्ट है जिनकी वजह से हम जान पाए हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन को।
तो राखल दास बनर्जी जो थे वो क्या गए, वो एक बार घूम रहे थे यहीं पे मोहनजोदारो के पास वाली जगह पे, और वहाँ पे से जो है वहीं पे से सील्स मिलनी शुरू होती है। ठीक है, एक आदमी को ये सील टाइप मिले, मैं तुम्हें थोड़ा स्टोरी फॉर्मेट में बता रही हूँ जिससे तुम्हें और अच्छे से समझ में आए। सो भाई यहाँ से सील्स मिल रही थी हड़प्पा के पास में से, राखल दास बनर्जी को जो है मोहनजोदारो के पास में से सील मिलती है, सॉरी, तो राखल दास बनर्जी को सील मिलती है मोहनजोदारो के पास से, और जो है दयाराम साहनी को सील मिलती है हड़प्पा के पास से। एंड इवन ऐसा भी कहा जाता है जो राखल दास बनर्जी है वो मोहनजोदारो के पास वाले एरिया में घूम रहे थे, मतलब वहीं पे आप समझ लो, तब तक उसका नाम वो थोड़ी था, तो वो वहाँ घूम रहे थे, तो लोग वो देख रहे थे कि लोग ना ईंटें ले लेकर आए जा रहे हैं, ईंट लेकर आ रहे हैं, ईंटों से अपने घर बना रहे हैं। तो उन्होंने लोगों से पूछा कि जी आप ये ईंट कहाँ से ला रहे हो, ये कहाँ की है, ऐसी बेक्ड ब्रिक्स अलग टाइप के, ये तो दिखती नहीं है, हमने तो नहीं देखी है। तो तब लोगों ने बताया यहाँ से निकलती हैं, ज़मीन में से हम बना रहे हैं। देन वहाँ नज़र पड़ी कि अच्छा भैया ऐसा कुछ यहाँ पे है, और फिर धीरे धीरे देखो गाइस चीज़ें होती रही, और हमारी हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन का आप इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर हो जाती है। तो ये दो हमारे ग्रेट आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी जी, इनको मिली थी सील हड़प्पा से, एंड राखल दास बनर्जी को सिमिलर सील्स मिली थी मोहनजोदारो से, और इसी से समझ में आया कि अच्छा हड़प्पा मोहनजोदारो ये सेम कल्चर है, यानी कि ये एक ही सिविलाइजेशन है, अलग अलग नहीं है। तो हमें इससे समझ में आ गया। ठीक है, अब 1924 के अंदर जो जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के, उन्हें बुलाया जाता है, और वो जो है फिर जो है बहुत सारी एग्जैक्टिवेशंस वगैरह होती है, और 1924 को 1924 को जॉन मार्शल जो डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के, उस समय पे अनाउंस करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यू सिविलाइजेशन इन द इंडस वैली टू वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया में ऐलान कर दिया जाता है कि भाई इंडिया की जो है सिविलाइजेशन रहा करती थी, जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो इतनी पुरानी है जितनी मेसोपोटामियन और इजिप्ट सिविलाइजेशन को कहा जाता है, और ये जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन इतनी ज़्यादा पुरानी है। ठीक है, और जब उन्होंने ऐसा बताया तो पता है आपको, एस.एन. रॉय जो एक जो है बुक लिखी है उन्होंने अपनी, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, तो उन्होंने मार्शल के लिए कहा कि मार्शल इंडिया आए और मार्शल ने इंडिया को 3000 साल और पुराना कर दिया। मतलब कि पहले ऐसा कहा जाता था कि इंडिया की हिस्ट्री कब से है, वैसे हमारी हिस्ट्री तो और भी बहुत आपको पता ही है, हमारी तो हिस्ट्री कितनी रूट्स है हमारे, बट स्टिल ऐसा बोला जाता था कि जो हमारी हिस्ट्री है वो गंगा वैली के साथ से स्टार्ट हुई, कि गंगा वैली के किनारे पे जो सिटीज़ बनी वहाँ से हमारी हिस्ट्री स्टार्ट है। बट जब ये इंडस वैली से पता चला तो हम 3000 साल और पुराने हो गए थे। ठीक है, और पक्का यकीन इसलिए हो गया कि हाँ भाई ये कोई ऐसी सिविलाइजेशन है, क्योंकि तुम्हें पता है हमारी कुछ सील्स और कुछ ऐसे ही टाइप की सील्स मेसोपोटामिया में भी मिलती थी, और मेसोपोटामिया में उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे कि ये मेसोपोटामिया में कहाँ से आई है। फिर जब पता चला ये हमारे इंडस वैली वालों की है तो भाई पक्के यकीन हो जाते हैं। एंड फिर जो खुदाइयों में जो चीज़ें निकल के बाहर आती रही, पूरी दुनिया हैरान हो गई हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन को देख के। ठीक है, अब जॉन मार्शल जो डायरेक्टर जनरल बने एएसआई के, उन्होंने इंडियन आर्कियोलॉजी में वो बहुत चेंजेस लेकर आए। वो फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंडिया में काम करा, वो बहुत एक्सपीरियंस थे, ग्रीस में और क्रेच में उन्होंने बहुत काम करा था, तो वहाँ से ये काम करके आए थे। ठीक है, बट इनके काम करने के तरीके में एक गड़बड़ हो गई थी। एग्जैक्टिवेशन जो ये करते थे वो हॉरिजॉन्टली करते थे, यूनिफॉर्मली, और ये जो है ना स्ट्रैटिग्राफी जो होती थी उसको, स्ट्रैटिग्राफी क्या होती है ये इस वाले आप डायग्राम से समझ सकते हो। देखो माउंड क्या होता है, मिट्टी का ढेर आप मान लो, समझ गए। अब जैसे कि भाई हम लोग यहाँ जी रहे हैं, हम गए तो हमारे ऊपर एक और लोग आएंगे, फिर और लोग आएंगे, फिर और लोग आएंगे, फिर और लोग आएंगे, तो मिट्टी की लेयर्स बढ़ती रहती है और हम लोग नीचे दबते चले जाते हैं। ऐसे ही जो इंडस वैली वाले थे उनके बाद अगली पीढ़ी आई, अगली पीढ़ी आई, अगली पीढ़ी आई, और वो नीचे मिट्टी के दबते चले जाते हैं। तो ये जो माउंड होता है, इसकी जो मिट्टी की जो लेयर होगी उसमें से अलग इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। जितनी ताजी लेयर होगी वो नए ज़माने की, जितनी पुरानी लेयर होगी वो पुराने ज़माने की होगी। तो जब आपको खुदाई करके चीज़ें मिलती है, जैसे मैंने खुदाई करी, मुझे एक पॉट मिला, मैंने अगली खुदाई करी, अब मुझे चम्मच मिली जो है पत्थर की बनी हुई या किसी भी चीज़ की बनी हुई, तो मतलब चम्मच ज़्यादा पुरानी है उस पॉट से। अब उन्होंने क्या करा, जॉन मार्शल ने, वो हॉरिजॉन्टली जो है वो डिग करते रहे, और उन्होंने क्या करा, उन्होंने स्ट्रैटिग्राफी को फॉलो नहीं करा। ठीक है, तो ही जो है ये देख सकते हो आप, एग्जैक्टिवेशन करी उन्होंने हॉरिजॉन्टल यूनिट्स में यूनिफॉर्मली थ्रू हॉरिजॉन्टल लाइंस, मेजर्ड यूनिफॉर्मली थ्रू द माउंट, इग्नोरिंग द स्ट्रैटिग्राफी ऑफ द जो है माउंट। तो उन्होंने जो है स्ट्रैटिग्राफी फॉलो नहीं करी, और करनी चाहिए थी। जो आर्टिफिकेट्स रिकवर होते हैं सेम ग्रुप से, उन्हें सेम जगह पे रखा जाता है कि भाई ये देखो, जैसे ये स्ट्रैटिग्राफी की लेयर है, ये इसकी फर्स्ट लेयर है स्ट्रैटिग्राफी की, ये सेकेंड
सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। जो जितनी नीचे लेयर से मिलेगी वो उतना पुराना, जो जितने ऊपर से वो उतना नया। अब भाई जो भी बर्तन उन्हें मिल रहे थे जिस भी लेयर से इकट्ठे कलेक्ट करे जा रहे थे एक जगह पे, तो वो हमारे लिए गलत है। हमारा काफ़ी सारा पास्ट थोड़ा सा ना डिस्टर्ब हो गया, ख़राब हो गया, हमें समझ में नहीं आ पाया तरीके से, क्योंकि जॉन मार्शल ने स्ट्रैटिग्राफी को फॉलो नहीं करा था। अब आते हैं न्यू टेक्निक्स क्वेश्चन 10.3 नेक्स्ट टॉपिक पे, कि भाई इस गलती को सुधारने के लिए आता है REM व्हीलर, जो डायरेक्टर जनरल ASI के अगले बनते हैं, जो थे 1944 में। उन्होंने इस प्रॉब्लम को जो है रेस्टिफाई करा, इसे पिन पॉइंट करा कि भाई ये गलत हो रहा है, और वो जो है उन्होंने स्ट्रैटिग्राफी को जो है ध्यान में रखते हुए उन्होंने अब हमारे एग्जैक्टिवेशन करनी शुरू करी। और वो एक्स आर्मी ब्रिगेडियर थे, तो वो मिलिट्री का प्रिसिशन जो होता है ना, परफेक्शन, वो लेकर आए हमारे इसके अंदर, हमारे हड़प्पा के आर्कियोलॉजी के अंदर। अब धीरे धीरे अगर हम प्रेजेंट डे की बात करें, मेरे हड़प्पा सिविलाइजेशन की, इंडस वैली की, तो अब गाइस देखो, आपको पता है पार्टीशन हो गया, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के पास है, ठीक है, तो वो दोनों साइड्स हमारी वहाँ पे हैं। तो अब और पता है, ऐसा नहीं है कि अब हमारे यहाँ पे एग्जैक्टिवेशन नहीं होती है, हमारे इंडिया में जितनी भी साइड्स है, जैसे गुजरात में है, राजस्थान में धोलावीरा, और ये जो है नागेश्वर, बालाकोट, हमारे लोथल, इनमें अभी भी बहुत एग्जैक्टिवेशन चलती रहती हैं। तो लोथल का तो एक म्यूजियम भी बना हुआ है, आप देख सकते हो नेट पे सर्च करके, तो अभी भी बहुत एग्जैक्टिवेशन चलती रहती है नई नई चीज़ें जानने के लिए। तो विद दिस ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलो आगे आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक नंबर 11 पे, प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट। अब देखो, आर्टिफैक्ट्स तो बहुत सारे मिल जाते हैं, बट भाई उसको समझना भी तो ज़रूरी है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा क्या करते हैं जिससे वो जितने भी जो है चीज़ें उनको बाहर निकली खुदाई करके, तो वो सम अप करके हमें कैसे समझाते हैं कि पहले ज़माने में क्या कैसे होता होगा, ये आप जानोगे, ठीक है। तो जो है, इट इज़ नॉट दैट हड़प्पन स्क्रिप्ट हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द एंशिएंट सिविलाइजेशन। अब यूजुअली क्या हुआ, मेसोपोटामियन वालों की हमें भाषा समझ आ गई थी, आपने देखा ना 11th में पढ़ के आए हो, उनके जो टैबलेट्स पे लिखा था हमने पढ़ लिया, सुमेरियन, अकड़, उनकी भाषा है, हम समझ गए। अब भाई हमें हड़प्पा की जो लैंग्वेज समझ में नहीं आई, अब हमें हड़प्पन्स के जो लैंग्वेज है, कुछ सीक्रेट कोड्स है वो हमारे लिए, हम उन्हें अभी डिकोड कर नहीं पाए। तो इनको जानने के लिए हड़प्पा के बारे में हमारे पास सिर्फ जो विजिबल आइटम्स थी ना, जैसे कि पेड़ नहीं, पॉट हो गया, ज्वेलरी हो गई, बीड्स हो गए, ईंटें हो गई, या कोई बिल्डिंग निकल गई, जैसे ग्रेट बार निकला, उनके बारे में जानने के लिए हमारे पास सिर्फ यही तरीका होता था, ठीक है। तो अब जो है हमारे जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो भी मटीरियल मिलता है उसको क्लासीफाई करते हैं, और फिर जो है उससे पास्ट के बारे में पता लगाते हैं कि भाई ऐसे होता होगा, ऐसे कपड़े पहनते होंगे, ऐसा खाना खाते होंगे, ये सब लोग करते होंगे। मटीरियल एविडेंस में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं? मटीरियल है जैसे पॉटरी, टूल्स, ऑर्नामेंट, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट है, उनका जो मटीरियल है वो कैसा होगा, या तो वो क्लॉथ के बने हैं, लेदर के हैं, वुड के हैं, ठीक है, या फिर वो जो है स्टोन के हैं, बर्न्ड क्ले के बने हैं, मेटल के हैं। तो ये क्लॉथ लेदर वाले तो डिकम्पोज हो चुके हैं आज के समय तक, बस जो स्टोन के, बर्न्ड क्ले के और मेटल की चीज़ें वही हमें अभी मिली हैं, ठीक है। और बेसिकली हमें जो भी चीज़ मिली है वो हम अपना एक्सीडेंटल फाइंड मानते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ आपको एग्जैक्ट कंडीशन में मिल गई है, हर चीज़ हमारे को टूटी हुई ही मिली है, कोई चीज़ मिली होगी एग्जैक्ट, बट ज़्यादातर चीज़ें डिकम्पोज मिलती हैं, ठीक है। ओनली ब्रोकन या फिर यूजलेस या फिर जो थ्रोन अवे ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो ही हमें मिलते हैं, और फिर उनको हम जो है वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स जो है उनको हम कह देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप देखो, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं हमारे हड़प्पा के और मोहनजोदड़ो के, वहाँ से हमें होड्स मिले हैं। होड्स में ना ज्वेलरी रखी हुई थी सोने की, तो हो सकता है वो कुछ घर वालों ने छुपा के रखी हो और वो छुपी रह गई वहाँ पे, वो हमें मिल गई। बाकी तो हर चीज़ जैसे हमने पता लगा, मैंने आपको बताया भाई नागेश्वर में और बालाकोट में शेल बनते थे और ये सब होता था, तो वो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चला? वो वेस्ट मटेरियल से चेक करते थे कि वहाँ आसपास में कुछ छोटे छोटे टुकड़े गिरे हुए होंगे, उससे वो लोग पहचान लेते थे। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं 11.1 क्लासीफाइंग फाइंड्स। अब जितना भी जो है खुदाई करके कल्चर बाहर आया, कल्चर मतलब ऑब्जेक्ट्स बाहर आए, उसको क्लासीफाई करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट 3 तरीके अपनाते हैं। पहला इस बॉक्स में लिखा है, सेकंड इस बॉक्स में, थर्ड इस बॉक्स में। सबसे पहला पढ़ते हैं, वन सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल इज इन टर्म्स ऑफ मटेरियल। सबसे पहले हम मटेरियल को उसके ऑब्जेक्ट को उसके मटेरियल पे क्लासीफाई करते हैं, पत्थर का है, ये मेटल का है, ये बोन का है, ये आइवरी का है, ऐसे हम उनको क्लासीफाई करते हैं। दूसरा होता है उसको क्लासीफाई करने का तरीका हमारे पास में, आर्कियोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं कि वो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है, क्या वो कोई टूल है, चाकू बना हुआ है, वो कोई जो है कुल्हाड़ी बनी हुई है, वो कोई हथौड़ा बना हुआ है, वो टूल है, वो कोई ऑर्नामेंट है, ज्वेलरी है, या फिर वो कोई रिचुअल पर्पसेस का है। और ज़्यादातर जिनका यूज़ समझ में नहीं आता था ना, उनको रिचुअल पर्पसेस कह रहे थे कि ये रिलीजियस पर्पस की आइटम है, जिसका समझ में नहीं आता था कि बेसिकली इसका क्या यूज़ होगा। और नेक्स्ट होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्टिफैक्ट।
बेस्ड ऑन द रिजेम्बलेंस विद प्रेजेंट। तीसरा हमारे पे तरीका होता है पता लगाने का कि भाई वो पर्टिकुलर चीज़ किस काम में आती होगी आज के यूज़ से। जैसे कि सिलबट्टे दिखे तो हमने देखा भाई आज के समय में हम सिलबट्टे जो है मसाले कूटने के लिए यूज़ करते हैं, तो ऑब्वियस है पहले ज़माने में भी इसीलिए करते होंगे। तो जो सैडल कोन्स हो गए और साथ ही के साथ में ब्लेड हो गई, पॉट्स हो गए, ये सब चीज़ों को हमने पता लगाया भाई आजकल ऐसे यूज़ करते हैं, तो तब भी ऐसे ही यूज़ करते होंगे। रिकवरिंग आर्टिफैक्ट इज जस्ट द बिगनिंग ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंटरप्राइज, आर्कियोलॉजिस्ट देन क्लासिफाई देयर फाइंड। तो भाई एक खुदाई करके सामान निकालना तो बस एक चीज़ होती है, उसके बाद जो बैठ के रिसर्च होती है ना पेपर पे क्या कैसे क्या काम में आता होगा, वो होता है असल काम, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो ट्राई टू आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट, फंक्शन भी पता लगाते हैं वो ये जान के कि वो पर्टिकुलर चीज़ कहाँ से मिली है। भाई ईंट के भट्टे में से मिली है, किसी नाली में से मिली है, या किसी घर में से मिली है। घर में से मिली है तो कुछ इंपॉर्टेंट होगी, नाली में से मिली है तो वेस्ट मटेरियल होगा, ऐसे वो लोग पता लगाते हैं। समटाइम्स आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू टेक रिकोर्स ऑफ इनडायरेक्ट एविडेंस ऑल्सो, कभी कभी पास्ट की चीज़ों को बताने के लिए वो इनडायरेक्ट एविडेंस लेते हैं। जैसे कपड़ा, कॉटन का कपड़ा हड़प्पा के लोग ऑब्वियसली पहनते होंगे कपड़े, तो ठीक है, तो कॉटन का कपड़ा जो था उसको पता लगाने के लिए अब हमारे को कॉटन तो नहीं मिल सकता था, डिकम्पोज हो जाता है। तो उन्होंने देखा कि जो स्टैचूज थे उसके ऊपर कपड़े के जो है बना रखे थे और उसमें सलवटें थी, तो उन्होंने पता लगाया कि हाँ भाई इस पर ऐसा लग रहा है ये कपड़ा इन्होंने पहन रखा है कॉटन का है, तो हाँ ये लोग डेली बेसिस पे कॉटन यूज़ करते होंगे। फॉर इंस्टेंस थ्रू देयर आर ट्रेसेस ऑफ कॉटन एट सम हड़प्पन साइट्स, और इसको हमने पता लगाया उनके स्टैचूज से, जो स्कल्पचर थे उन्होंने ऐसे कपड़ा पहन रखा था। नेक्स्ट जो है आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो डेवलप फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस वे हैव सीन दैट फर्स्ट हड़प्पन सील दैट वाज फाउंड कुड नॉट बी अंडरस्टूड टिल आर्कियोलॉजिस्ट हैज अ कॉन्टेक्स्ट इन विच टाइम टू प्लेस इट बोथ इन कल्चरल सीक्वेंस इट वाज। अब साथी के सामने आर्कियोलॉजिस्ट को जो है क्लासीफाई करने के लिए और पक्का यकीन करने के लिए किसी भी हिस्टोरिकल चीज़ पर थोड़ी रेफरेंस भी चाहिए होती है। जैसे कनिंघम क्या कर रहे थे गाइस, कनिंघम बुद्धिस्ट के टेक्स्ट यूज़ कर रहे थे, चाइनीज़ पिलग्रिम जो बुद्धिस्ट थे उनके, तो उन्हें नहीं पता लग पा रहा था, वो मैच अप नहीं कर पा रहे थे। बट जैसे ही मेसोपोटामिया के हमें थोड़े बहुत लिंक्स दिखे, आपने ओमान के कॉपर वाला एग्जांपल पढ़ा, तो यकीन हो गया हाँ भाई हाँ दिस इज द करेक्ट सिविलाइजेशन वी आर टॉकिंग अबाउट। तो रेफरेंस होता है, स्टैचूज कल्चर को देख के पता लगा लेते हैं हम, वो आर्टिफैक्ट पर्टिकुलरली कहाँ से मिला है, घर में से मिला है, उससे पता लगाते हैं, और 3 टाइप से उन्हें क्लासीफाई करते हैं। ओके, अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे, प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। दिस इज द लास्ट टॉपिक, प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, और इसमें हम उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानेंगे जिनको आर्कियोलॉजिस्ट पहचान ही नहीं पाते दैट ये पर्टिकुलरली क्या है और ये किस यूज़ में आता होगा, ठीक है। तो उनको यही लगता है और उनको देख के भी ऐसा लगता है कि ये शायद कुछ रिलीजियस पर्पस की आइटम्स है, ये रिलीजियस सिग्निफिकेंस के ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हम देखते हैं हमारे जो है रिलीजियस सिग्निफिकेंस के ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से मिले हमें हड़प्पा से, ठीक है। तो सबसे पहले हमें मिला टेराकोटा फिगर, एक वुमेन का जिसने सर पे एक हेवीली ज्वेल्ड इलेबोरेट हेड ड्रेस पहनी है, कुछ एक ताज टाइप का ऐसा, एज यू कैन सी इन दिस फोटो, ठीक है। तो इसको जो है हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि ये मदर गॉडेस है, तो उन्होंने रेफर कर दिया ये मदर गॉडेस है क्योंकि इस टाइप का जो ये स्टैचू मिला। अब नाउ दिस इज अ स्टैचू, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो हमने आर्कियोलॉजिस्ट ने सोचा ये मदर गॉडेस है, शायद इनकी कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस हो, इनको जो है प्रे करा जाता हो, तो ऐसा मान लिया गया। रेयर स्टोन स्टैचू ऑफ मैन इन ऑलमोस्ट स्टैंडर्डाइज्ड पोस्चर सीटेड एट वन हैंड और नी सच एज द प्रीस्ट किंग। अब एक ये भी स्टैचू मिला था, ठीक है, ये जो है स्टोन का बना हुआ स्टैचू और वन हैंड नी पे है, तो इस वाले जो है स्टैचू को बोला गया प्रीस्ट किंग। क्यों बोला गया प्रीस्ट किंग, क्योंकि बाकी सिविलाइजेशन में जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वगैरह में हमने कुछ इस टाइप के स्टैचूज जो है देखे हैं, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि भाई ये प्रीस्ट किंग है। अब हमें नहीं पता कि ये सच्ची में हड़प्पा के किंग थे या कोई बहुत बड़े रूलर थे हड़प्पा के, नहीं, हमें लगा कि यार ये स्टैचू है और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो हमने इनको रिलीजियस सिग्निफिकेंस मान के इन्हें प्रीस्ट किंग कहा, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे को जो है ग्रेट बाथ। अब ग्रेट बाथ की बात करूँ तो ग्रेट बाथ कितना बड़ा जो है ये स्ट्रक्चर हमारे को अपनी आंखों के सामने मिला। तो ग्रेट बाथ को भी ऐसा ही कहा जाता है कि ग्रेट बाथ भी रिचुअल बाथ्स के लिए, जो रिलीजियस पर्पस की कुछ बाथ्स होते होंगे, कुछ रिलीजियस फेस्टिवल जब होता होगा तब लोग यहाँ इकट्ठे होते होंगे एंड इन्जॉय करते होंगे। साथ ही के साथ में फायर ऑल्टर्स। फायर ऑल्टर्स क्या होते हैं गाइस, आप कह सकते हो जो हवन कुंड होते हैं। तो फायर ऑल्टर्स भी हमारे को मिले हैं कालीबंगन एंड लोथल में। तो रिलीजियस सिग्निफिकेंस की भी बहुत चीज़ें हमारे को जो है ऑब्जेक्ट्स हो गए और स्ट्रक्चर्स हो गए हमें मिले हैं हमारे हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन से। अटेम्प्ट्स हैव आल्सो बीन मेड टू रिकंस्ट्रक्ट रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस बाय एग्जामिनिंग सील, कि कौन से धर्म कौन से रिलीजन के थे हड़प्पा के लोग, इंडस वैली के लोग, वो भी पहचानने की कोशिश की जाती है सील्स को देख के और जो है
बाकी चीज़ों को देख के। तो जैसे कि ये सील्स आप देख रहे हो, सील्स में क्या होता है, सील्स में कुछ ना कुछ दर्शाया गया। जैसे आपने एक सील देखी स्टार्टिंग में, उस पर एक बुल बनी हुई थी और कुछ कुछ लिखा हुआ था, तो वैसे ही सील्स पे कुछ ना कुछ हमें दर्शाया हुआ मिला है। तो सील्स में काफ़ी सारे सील्स ऐसी मिली थी जिन पे रिचुअल सीन्स बने हुए थे, कुछ रिलीजन से रिलेटेड लग रहे हुए थे, वो रिलीजियस लग रहे थे, तो उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट ने पहचानना शुरू करा। ठीक है, जैसे कि एक जो है सील मिली, उस पर ऐसा दिख रहा था जैसे नेचर की वर्शिप करी जा रही हो। फॉर एग्जाम्पल जो है ये वाली सील है, अभी इसके बारे में और पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट काफ़ी सारी ऐसी सील दिखी हमें और हमें एविडेंस मिले कि ये लोग तो भैया यूनिकॉर्न को जानते थे, वन हॉर्न वाला जो वो घोड़ा होता है ना, तो ये यूनिकॉर्न को जानते थे। तो क्या बड़ी बात है गाइस, हो सकता होगा यूनिकॉर्न भी होते हैं उनके समय में, इन्होंने यूनिकॉर्न डिपिक्ट कर रखी है सील्स के ऊपर। साथ ही के साथ में कुछ सील्स हैं जहाँ पे क्या है, जहाँ पे एक मैन है जो यौगिक पोस्चर में है। ये देखो आप, ये यौगिक पोस्चर में है। ठीक है, इनके आसपास में बहुत सारे एनिमल्स हैं, एज यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स है, एलिफेंट भी बना हुआ है और राइनोसोरस भी लग रहा है मुझे तो। हाँ ठीक है, अब इस सील को आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि ये है प्रोटोशिवा की सील। ये जो सील है ये प्रोटोशिवा की सील है। तो यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसा लगा कि ये जो सील है यहाँ पे हमारे जो शिव जी हैं उनको डिपिक्ट करा गया है। अब ऐसा उन्हें क्यों लगा, तो जिस तरीके से यहाँ पे यौगिक पोस्चर में जो है दिखाया गया है, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि ये सील जो है वो ये प्रोटोशिवा की सील है। ठीक है, जितने भी ये रिलीजियस आर्टिफैक्ट्स को कंसिडर कर लेते हैं, तो उसके बाद में ये रिलीजियस आर्टिफैक्ट्स को आज के समय के जितने भी हमारे पास टेक्स्ट होते हैं उनसे पढ़ के मैच करते हैं कि क्या हाँ सही में ये जो हमने निकाला है कि हाँ ये रिलीजियस आर्टिफैक्ट है, क्या ये सही है नहीं है। तो जब इन्होंने ऋग्वेदा को स्टडी करा तो उसके बाद जो है इन्होंने ऋग्वेदा का रेफरेंस लेके कहा कि नहीं, शायद जो हमने ये जो सील देखी है प्रोटोशिवा की ये सील है, इन्होंने कहा नहीं ये जो सील है इसमें शायद हमारे भगवान शिव डिपिक्ट नहीं हो रहे हैं। ये फिर उन्होंने क्या कहा आर्कियोलॉजिस्ट ने कि ये कौन है, ये है कोई वहाँ के शेमन। शेमन कौन होते हैं, वो जिनके पास कुछ पावर्स होती है ना, वो है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आर्कियोलॉजिस्ट समझ नहीं पाए हैं। तो जो भी चीज़ों को वो समझ नहीं पाते हैं कि भाई क्या होता होगा, तो उसको मैंने आपको क्या बताया, ये किस में रख देते हैं, रिलीजियस बिलीफ की जो है आर्टिफैक्ट्स में रखते हैं कि उन पे अभी स्टडी और करनी है हमारे को, तब जाके हम वो राज को समझ पाएंगे। गाइस लेट्स एंड दिस वीडियो। ऐसे ही आपको हिस्ट्री के हर चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं प्रोवाइड कर दूंगी, नोट्स भी और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एंड MCQ भी। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ह्यूमैनिटीज़ की, सिर्फ हिस्ट्री की नहीं, किसी भी सब्जेक्ट की। बस इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।